यह सुनकर कैलाश की आंखों में पहली बार बेचैनी से अलग कुछ चमका, शायद अपराध बोध की पतली रेखा। उन्होंने धीमे से कहा कि बुनकरों का हिसाब पुरानी फाइलों में है। राघव को यह बात पसंद नहीं आई, पर वह विरोध भी नहीं कर सका। धन अभी सावित्री के निर्णय पर निर्भर था। कमला देवी ने असंतोष से मुंह फेर लिया। सावित्री ने देखा कि परिस्थितियां मनुष्य के भीतर छिपे चेहरे कितनी जल्दी दिखा देती हैं। कल तक वह घर की चुप बहू थी, आज वही सभी को लेखा मांगने पर विवश कर रही थी। यह परिवर्तन धन से अधिक सत्य का था। रात में राघव कमरे में आया और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि उसे सचमुच पता नहीं था कि उसके शब्द इतने कठोर लगते हैं। सावित्री ने मन में सोचा कि विशेषाधिकार अक्सर अपनी क्रूरता को मजाक समझता है। उसने पूछा कि यदि बैंक में वह खाता सचमुच खाली होता तो क्या तुम्हें अपनी बात पर पछतावा होता? राघव ने उत्तर नहीं दिया, यही मौन पर्याप्त था। सावित्री ने कहा कि मुझे तुम्हारी मीठी बातों से नहीं, तुम्हारे सच से निर्णय लेना है। आज सच यह है कि तुम्हें मेरे अपमान का दुख नहीं, मेरे धन की चिंता है। राघव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द बिखर गए। वह शायद पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में खड़ा नहीं रह पा रहा था। सावित्री ने संदूक बंद किया और चाबी अपने पास रख ली। उसे मालूम था कि आने वाले दिन और कठिन होंगे। लालच आसानी से हार नहीं मानता। वह कभी प्रेम बनकर आता है, कभी अधिकार बनकर, कभी धमकी बनकर। पर अब उसके पास पिता का पत्र था, बैंक की फाइल थी, और सबसे बढ़कर अपने भीतर लौटती हुई आवाज थी। उसने दीपक बुझाने से पहले गंगा मैया को प्रणाम किया और मन ही मन कहा कि अब जो होगा खुले प्रकाश में होगा। सुबह होते ही शर्मा हवेली में एक अजीब सी सावधानी उतर आई थी। रसोई में बर्तनों की आवाज धीमी थी, नौकरों की चाल मापी हुई थी, और कमला देवी का स्वर भी उतना तेज नहीं था जितना सामान्य दिनों में हुआ करता था। सावित्री ने महसूस किया कि जिस घर में उसके आंसू कभी किसी को असुविधाजनक नहीं लगे, वहां अब उसकी चुप्पी सबको अस्थिर कर रही थी। उसने तुलसी को जल चढ़ाया, पर आज प्रार्थना में केवल सहन शक्ति नहीं मांगी, उसने विवेक मांगा, क्योंकि धन सामने आने पर अच्छे और बुरे दोनों रास्ते एक जैसे चमकने लगते हैं। अरविंद मिश्रा के हाथ कागज पर ठिठक गए। उन्होंने धीरे से सावित्री की ओर देखा, जैसे उस वाक्य ने केवल एक स्त्री को नहीं, मनुष्यता को चोट पहुंचाई हो। राघव को लगा शायद उसकी बात से माहौल हल्का हुआ है, इसलिए उसने फिर कहा कि आप औपचारिकता पूरी कर लीजिए, इसे पैसों का कुछ ज्ञान नहीं है। सावित्री ने पहली बार सिर उठाया, मगर बोली नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक थका हुआ प्रश्न था। क्या विवाह का अर्थ यही है कि पति संसार के सामने पत्नी की मिट्टी भी नीलाम कर दे? कैलाश ने नाश्ते की मेज पर व्यापार की फाइलें रखवा दी थी। यह वही मेज थी जहां पहले सावित्री को केवल परोसने की अनुमति थी, बैठकर सुनने की नहीं। आज उसके लिए कुर्सी खिसकाई गई। कमला देवी ने अनमने हाथों से कहा कि बहू बैठ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। सावित्री ने कुर्सी को देखा, जैसे वह लकड़ी की नहीं, वर्षों की उपेक्षा से बनी हो। वह बैठ गई, पर उसके भीतर कोई अभिमान नहीं था। उसे बस यह विचित्र लगा कि घर में स्थान पाने के लिए स्त्री को कभी अपनी योग्यता नहीं, कोई अदृश्य संपत्ति साबित करनी पड़ती है। राघव ने फाइल खोलकर पुराने खातों की बातें शुरू की। उसकी आवाज में विनम्रता लाने की कोशिश थी, पर बीच बीच में अधीरता झलक जाती। उसने बताया कि शोरूम के विस्तार में बहुत खर्च हुआ, कुछ माल निर्यात के लिए अटका, 2 बड़े ग्राहकों ने भुगतान रोका, और बैंक का पुराना ऋण न चुकाया गया तो प्रतिष्ठा टूट जाएगी। सावित्री सुनती रही। उसने पूछा कि बुनकरों का कुल बकाया कितना है। राघव ने कहा कि पहले बैंक की बात जरूरी है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि जो हाथ साड़ी बुनते हैं वे भी बैंक से कम जरूरी नहीं। कैलाश ने धीरे धीरे पुरानी फाइल सामने सरकाई। उसमें इदरीस चाचा, राम अवतार, सलमा, महेश, फातिमा और कई परिवारों के नाम थे जिनके घरों में रेशम के धागे से रोटी जुड़ती थी। सावित्री ने उन नामों पर उंगली फेरी। उसे लगा कि यह केवल हिसाब नहीं, भूख, श्रम और प्रतीक्षा की सूची है। उसने पूछा कि भुगतान इतने महीनों से क्यों रुका। राघव ने कहा कि व्यापार में ऐसा हो जाता है। सावित्री ने उत्तर दिया कि गरीब के घर में भूख भी ऐसा ही हो जाती है क्या? कमरे में किसी ने उसकी आंखों में सीधे देखने का साहस नहीं किया। कमला देवी को यह चर्चा असुविधाजनक लगी। उन्होंने कहा कि पहले अपना घर बचाओ, फिर संसार की चिंता करना। सावित्री ने उन्हें देखा और याद किया कि जब वह घर में आई थी
तो उसे बार बार घर की लक्ष्मी कहा गया था। पर घर की सीमा कभी उसके दुख तक नहीं पहुंची। उसने कहा कि घर केवल दीवारों और तिजोरी से नहीं बनता। जिन लोगों की मेहनत पर यह व्यापार खड़ा है, वे भी इस घर की नींव है। कमला देवी ने होंठ भींच लिए। उन्हें गरीबों की चिंता से अधिक यह भय था कि सावित्री अब निर्णय की भाषा बोल रही थी। दोपहर तक सावित्री ने सारी फाइलें अलग रखवा ली। उसने कहा कि वह बैंक और एक वकील से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करेगी। राघव ने विरोध करना चाहा, पर कैलाश ने हाथ के संकेत से उसे रोक दिया। बूढ़े व्यापारी को अब समझ आने लगा था कि दबाव से बात बिगड़ सकती है। फिर भी उनके भीतर एक पुराना डर सिर उठा रहा था। उन्हें देवेंद्र मल्होत्रा का नाम याद आया और हरिनारायण तिवारी की वह धुंधली छवि भी, जिसे उन्होंने वर्षों पहले जानबूझकर भुला दिया था। कुछ पाप दस्तावेजों में नहीं लिखे जाते, पर स्मृति में दबे रहते हैं। शाम को सावित्री वकील से मिलने निकली तो राघव ने साथ चलने की जिद की। उसने स्पष्ट कहा कि यह परामर्श स्वतंत्र होगा। राघव का चेहरा कठोर हुआ, पर वह कुछ कह न सका। रास्ते में सावित्री ने रिक्शा लिया, कार नहीं। उसे लगा कि आज उसे अपने पुराने जीवन की सरल गति चाहिए। बनारस की गलियां वैसी ही थी, अगरबत्ती, भीड़, पूजा की थालियां, फूल, गायें और दीवारों पर उतरती धूप। पर उसके भीतर कुछ नया था। वह अब किसी की छाया बनकर नहीं चल रही थी। उसके अस्थायी की फाइलें थी, पर हृदय में पिता का पत्र था। वकील श्रीमती नलिनी भटनागर ने दस्तावेज ध्यान से पढ़े। वे 55 वर्ष की दृढ़ आंखों वाली महिला थी, जिनकी मेज पर कानून की मोटी पुस्तकों के साथ एक छोटी सरस्वती प्रतिमा रखी थी। उन्होंने सावित्री से पूछा कि क्या वह इस संपत्ति को वैवाहिक परिवार के ऋण में लगाना चाहती है। सावित्री ने कहा कि वह किसी को भूखा नहीं देखना चाहती, पर अपने अपमान को पुरस्कृत भी नहीं करना चाहती। नलिनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि दया और मूर्खता में केवल सीमा का अंतर होता है। सीमा स्पष्ट रखोगी तभी दया पवित्र रहेगी। नलिनी ने उसे समझाया कि वह चाहे तो ट्रस्ट से एक नियंत्रित राशि जारी कर सकती है, पर सीधे राघव या कैलाश के नाम नहीं। भुगतान बैंक, ऋणदाता और बुनकरों को पारदर्शी रूप से किया जा सकता है। व्यापार के प्रबंधन में सुधार, ऑडिट और भविष्य के नियंत्रण की शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए। सावित्री ने हर बात लिखी। फिर उसने धीमे से पूछा कि क्या पति को पत्नी का धन अधिकार पूर्वक लेने का कोई आधार है। नलिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि समाज बहुत कुछ कहता है, पर कानून तुम्हें व्यक्ति मानता है। तुम्हें स्वयं को भी व्यक्ति मानना होगा। वापसी में सावित्री गंगा घाट पर रुकी। सूरज ढल रहा था और पानी पर सुनहरी रेखाएं कांप रही थी। उसने पिता का पत्र फिर खोला, मानो हर निर्णय से पहले वह उनकी आंखों से स्वयं को देखना चाहती हो। उसे लगा कि बाबूजी कहते होंगे कि बेटी, धन को पकड़कर मत बैठ, पर उसे उन हाथों में मत दे जो सम्मान को पहचानते नहीं। उसने घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बुनकरों के नाम याद किए। इदरीस चाचा की झुकी पीठ, सलमा की सूखी हथेलियां, राम अवतार की बीमार पत्नी, ये सब उसके निर्णय के मौन सहभागी थे। हवेली लौटते ही वातावरण फिर बदल गया। कमला देवी ने पूछा कि वकील ने क्या कहा। सावित्री ने कहा कि सारी बात कल सबके सामने रखेगी। राघव चिढ़कर बोला कि क्या अब हम अदालत में रहेंगे। सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि जहां विश्वास टूट जाए वहां लिखित सत्य ही आश्रय बनता है। यह वाक्य सुनकर राघव ने मुंह फेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सावित्री की आवाज में यह दृढ़ता कहां से आई। वर्षों तक दबाई गई स्त्री जब बोलना सीखती है तो उसके शब्द अचानक पैदा नहीं होते, वे हर अपमान की राख में पकते रहते हैं। अरविंद ने कंप्यूटर पर कुछ विवरण मांगे। सावित्री ने अपने पुराने खाते का नाम बताया, जिसे उसने वर्षों से हाथ तक नहीं लगाया था। राघव ने अधीर होकर कहा कि शायद वह खाता बंद हो चुका होगा, क्योंकि ऐसे खातों में कुछ बचता नहीं। अरविंद ने बिना उत्तर दिए स्क्रीन पर टाइप करना शुरू किया। कमरे के बाहर बैंक के प्रिंटर की आवाजें आती रहीं। मेज पर रखी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगी। सावित्री ने अपनी सांस रोक ली, जैसे उसे खुद भी विश्वास न हो कि अतीत की कोई बंद खिड़की सचमुच खुल सकती है। रात में कमला देवी उसके कमरे में आईं। उनके हाथ में दूध का गिलास था, जो उन्होंने विवाह के बाद शायद ही कभी अपने हाथ से दिया हो। वे बिस्तर के किनारे बैठी और बोली कि बहू, स्त्री का असली घर ससुराल ही होता है। मायके की संपत्ति भी अंततः इसी घर के काम आए तो पुण्य है। सावित्री ने उनका चेहरा देखा। वहां ममता का मुखौटा था,
पर आंखों में बेचैनी की गिनती चल रही थी। उसने गिलास ले लिया, पर बोली कि पुण्य तब होता है जब देने वाला स्वतंत्र हो। दबाव में लिया गया दान दान नहीं, छीनना होता है। कमला देवी का चेहरा लाल हो गया। वे बोली कि तुम्हारे जैसी बहू ने घरों को तोड़ा है, इसलिए आजकल संस्कार नहीं बचे। सावित्री ने पहली बार बिना कांपे कहा कि संस्कार केवल बहू के लिए क्यों होते हैं, सास, पति और ससुर के लिए क्यों नहीं? कमला देवी उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में रोष था, पर शायद कहीं गहरे भय भी। वे चली गईं और सावित्री ने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसने दूध नहीं पिया। उसे लगा कि सावधानी केवल दस्तावेजों में नहीं, दैनिक जीवन में भी जरूरी है, क्योंकि लालच रिश्तों को बहुत छोटे रास्तों से दूषित करता है। अगले दिन उसने सबको बैठक में बुलाया। मेज पर पिता का पत्र नहीं, केवल कानूनी नोट्स और व्यापार की सूची रखी थी। राघव बेचैन था, कैलाश गंभीर, कमला देवी क्रोधित और मीरा भीतर से कांपती हुई भी आशान्वित। सावित्री ने कहा कि वह ट्रस्ट से धन निकालने को तैयार है, पर 3 शर्तों पर। पहली, बुनकरों का सारा बकाया सीधे उनके खातों में जाएगा। दूसरी, बैंक ऋण का भुगतान नियंत्रित रूप से होगा, किसी निजी खाते में नहीं। तीसरी, व्यापार का स्वतंत्र ऑडिट होगा और आगे कोई ऋण उसके नाम से बिना लिखित सहमति नहीं लिया जाएगा। राघव ने मेज पर हाथ मारा और कहा कि यह घर है या कंपनी बोर्ड? सावित्री ने उसकी ओर देखकर कहा कि जब पत्नी का नाम ऋण के कागजों में जोड़ना था, तब घर कंपनी बन गया था। अब हिसाब मांगने पर घर याद आ रहा है। कैलाश ने राघव को शांत रहने को कहा। वे जानते थे कि शर्तें कठोर थीं, पर अस्वीकार करने का अर्थ संकट को आमंत्रित करना था। सावित्री ने आगे कहा कि चौथी बात लिखित शर्त नहीं, नैतिक शर्त है। इस घर में अब किसी स्त्री को दहेज, कोख या मायके की गरीबी से अपमानित नहीं किया जाएगा। कमला देवी ने व्यंग्य से कहा कि क्या अब तुम हमें बोलना सिखाओगी? सावित्री ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं केवल यह तय करूंगी कि मेरे धन से वह घर न बचे जहां अपमान को परंपरा कहा जाता है। कमरे में जैसे किसी ने दर्पण रख दिया। हर व्यक्ति अपना चेहरा देखने को विवश था। मीरा की आंखें भर आईं। कैलाश ने सिर झुका लिया। राघव अब भी क्रोध से कांप रहा था, पर उसके भीतर गणना चल रही थी। उसे पत्नी की शर्तें अपमान लग रही थी, पर दुकान, कर्ज और समाज की प्रतिष्ठा उससे अधिक बड़ी समस्या बन चुके थे। कैलाश ने अंततः धीमे स्वर में कहा कि वे शर्तों पर विचार करने को तैयार हैं। सावित्री ने कहा कि विचार नहीं, लिखित स्वीकृति चाहिए। यह सुनकर कमला देवी ने उसे कुलक्षणी कहा। शब्द कमरे में तीर की तरह गया, पर सावित्री इस बार घायल होकर पीछे नहीं हटी। उसने शांत स्वर में कहा कि जिसने वर्षों तक कुल बचाने के नाम पर मनुष्यता खोई, वह कुलक्षण किसे कहेगा? राघव ने मां को चुप कराया, क्योंकि उसे भय था कि बात हाथ से निकल जाएगी। सावित्री ने देखा कि उसके लिए नहीं, धन के लिए ही सही, पर पहली बार राघव ने अपनी मां के विष को रोका था। दोपहर बाद बुनकरों की सूची तैयार करवाई गई। इदरीस चाचा को फोन किया गया तो वे घबराए हुए हवेली आए। उनके साथ 2 और कारीगर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बुलावा क्यों आया। सावित्री बैठक में आई और उनसे बैठने को कहा। वे असहज होकर खड़े रहे, क्योंकि वर्षों से उन्हें इस कमरे में बैठने की आदत नहीं दी गई थी। सावित्री ने स्वयं कुर्सियां खिसकाई। उसने कहा कि आपका बकाया चुकाया जाएगा और आगे से लिखित समय पर भुगतान होगा। इदरीस चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से दुआ दी। राघव को यह दृश्य असहनीय लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसके सामने कारीगरों की संरक्षक बन रही है, पर सावित्री के मन में कोई प्रदर्शन नहीं था। उसे पिता याद आ रहे थे, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य की गरिमा उसके काम से घटती नहीं। जब इदरीस चाचा ने कहा कि बेटी, अल्लाह तुम्हारे पिता को जन्नत दे, तो सावित्री टूट गई। उसने सोचा कि पिता की ईमानदारी का धन यदि सबसे पहले श्रमिकों की भूख मिटाए, तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यही धन का शुद्ध उपयोग था, किसी के अहंकार को नहीं, किसी के जीवन को बचाना। शाम तक खबर मोहल्ले में फैलने लगी कि शर्मा घर में कोई बड़ा आर्थिक प्रबंध हुआ है। लोग अनुमान लगाने लगे, पर किसी को पूरी बात ज्ञात नहीं थी। कमला देवी को यह डर सताने लगा कि यदि पता चला धन बहू के नाम है, तो समाज क्या कहेगा। सावित्री को अब समाज के कहने से अधिक सत्य के छिपने की चिंता थी। उसने राघव से कहा कि बैंक में हुए अपमान पर वह सार्वजनिक क्षमा चाहती है। उसी बैंक में, उन्हीं अधिकारियों के सामने राघव के चेहरे पर अविश्वास फैल गया। उसे धन की शर्तों से अधिक यह शर्त असह्य लगी।
वह बोला कि पति पत्नी से माफी मांगेगा तो लोग हंसेंगे। सावित्री ने कहा कि जब पति पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाए तब लोग क्यों नहीं हंसते अपने संस्कारों पर। राघव चुप हो गया। यह प्रश्न उसके भीतर उस जगह जा लगा जहां वह स्वयं से भी बचता था। कैलाश ने कहा कि बात को इतना दूर ले जाने की क्या आवश्यकता है। सावित्री ने उत्तर दिया कि अपमान जहां हुआ, गरिमा भी वहीं लौटनी चाहिए। यदि घाव सार्वजनिक हो तो मरहम को छिपाकर लगाने से न्याय पूरा नहीं होता। कमरे में फिर वही भारी मौन उतर आया। स्क्रीन पर कुछ खुलते ही अरविंद का चेहरा बदल गया। पहले उनकी भौहें सिकुड़ी, फिर आंखें फैल गई, फिर वे अचानक बहुत सावधान हो गए। उन्होंने कुर्सी सीधी की और दूसरा पासवर्ड डाला। एक वरिष्ठ अधिकारी को इंटरकॉम पर बुलाया। राघव हंसते हुए बोला कि इतनी जांच की क्या जरूरत है मिश्रा जी, मैंने कहा न कुछ नहीं मिलेगा। पर अरविंद अब उसे नहीं देख रहे थे। उनकी दृष्टि स्क्रीन पर जमी थी, जैसे वहां अंकों के बजाय कोई पुराना ऋण, कोई छिपी हुई कथा, कोई धर्म का फैसला प्रकट हो गया हो। रात के अंतिम पहर कैलाश अकेले आंगन में बैठे थे। सावित्री पानी लेने आई तो उन्होंने उसे रोक लिया। उनकी आवाज बूढ़ी लग रही थी। उन्होंने कहा कि हरिनारायण तिवारी अच्छे मनुष्य थे। सावित्री ठिठक गई। इतने वर्षों में पहली बार ससुर ने उसके पिता का नाम सम्मान से लिया था। उसने पूछा कि आप उन्हें जानते थे। कैलाश ने निगाहें फेर ली और कहा कि थोड़ा बहुत सुना था। पर सावित्री ने उनके चेहरे पर छिपा हुआ इतिहास देख लिया। उसे लगा कि इस घर की स्वीकृति और उसके विवाह के पीछे कोई और परत है। सत्य अभी पूरा नहीं खुला था। कैलाश ने आगे कुछ न कहा, पर उनके चेहरे पर वह बेचैनी थी जो संयोग से नहीं आती। सावित्री अपने कमरे में लौटी तो पिता का पत्र फिर पढ़ा। उसमें एक पंक्ति थी जो अब तक उसने केवल भावुकता में पढ़ी थी, अर्थ में नहीं। लिखा था कि बेटी, कुछ लोग तेरे पास प्रेम से आएंगे, कुछ स्वार्थ से। अंतर समय बताएगा। उसने पन्ना मोड़कर रखा और सोचने लगी कि क्या कैलाश ने इस ट्रस्ट का आभास पहले से पाया था। यदि हां, तो क्या उसका विवाह भी किसी छिपे लालच का परिणाम था। यह विचार उसे भीतर तक ठंडा कर गया। सुबह तक सावित्री ने निर्णय कर लिया, वह सहायता करेगी, पर केवल तब जब सत्य पूरा सामने आएगा। बैंक में अगली बैठक तय हुई, जिसमें वकील, अरविंद मिश्रा, कैलाश, राघव और सावित्री उपस्थित होंगे। कमला देवी को यह सब अपमानजनक लगा, पर अब उनकी आवाज पहले जैसी निर्णायक नहीं रही। मीरा ने चुपचाप सावित्री के लिए फाइलें संभाली और कहा कि दीदी, आप अकेली नहीं हैं। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। इस आलिंगन में रक्त का संबंध नहीं था, पर आत्मा की बहनापा था। घर की कठोर दीवारों में यह पहला मानवीय दरार था। बैंक जाने से पहले सावित्री ने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने कहा कि बाबूजी, मैं बदला नहीं चाहती, पर अन्याय को भोजन भी नहीं दूंगी। यदि मेरे निर्णय में कठोरता आए तो उसे सत्य से नरम रखना, यदि दया आए तो उसे विवेक से बांधना। फिर उसने लाल किनारी वाली सफेद साड़ी पहनी, वही जो पिता को पसंद थी। मांग में सिंदूर भरा, पर आज वह सिंदूर दास्ता का नहीं, अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक लगा। वह जानती थी कि आने वाली बैठक केवल धन की नहीं होगी। वहां एक परिवार की छिपी हुई नियत, एक विवाह का घाव और कर्मा का अगला अध्याय खुलने वाला था। वाराणसी की उस सुबह में हल्की ठंडक थी, पर शर्मा परिवार के भीतर बेचैनी की गर्मी फैल चुकी थी। बैंक जाने से पहले हर व्यक्ति अपने अपने मन में अलग हिसाब लगा रहा था। राघव सोच रहा था कि सार्वजनिक क्षमा से उसकी प्रतिष्ठा कितनी टूटेगी। कमला देवी क्रोध से भरी थी कि एक बहू घर के पुरुषों को शर्तें बता रही है। कैलाश चुप थे, पर उनके चेहरे की झुर्रियों में पुराना अपराध जाग रहा था। सावित्री ने सबको देखा और मन ही मन समझा कि धन मनुष्यों को बदलता नहीं, केवल उनके छिपे स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। कार में इस बार कोई अपमानजनक आदेश नहीं था। राघव ने ड्राइवर से धीमे चलने को कहा, पर उसकी आवाज में नियंत्रण की जगह तनाव था। सावित्री खिड़की से बाहर देखते हुए उन बुनकर बस्तियों को याद कर रही थी, जहां रंगीन धागों के बीच जीवन अक्सर धूसर रहता है। वह जानती थी कि यदि दुकान बची तो केवल शर्मा परिवार का अहंकार नहीं बचेगा, कई गरीब घरों का चूल्हा भी बचेगा। फिर भी वह यह भी जानती थी कि बिना सत्य के दी गई सहायता अन्याय को नया वस्त्र पहना देती है। उसे दोनों के बीच धर्म का मार्ग चुनना था। बैंक के बाहर पहुंचते ही वही सुरक्षा गार्ड फिर झुककर खड़ा हुआ। पिछली बार राघव ने सलाम को अपना अधिकार समझकर स्वीकार किया था, पर आज उसकी आंखें नीचे थीं।
सावित्री ने गार्ड को हल्की मुस्कान से नमस्ते किया। भीतर प्रवेश करते हुए उसे वह दिन याद आया जब इसी सर्द फर्श पर उसके अस्तित्व का मजाक बना था, पर आज उसके कदमों में कांपना कम था। अरविंद मिश्रा ने उन्हें सीधे बैठक कक्ष में बुलाया, जहां वकील नलिनी भटनागर पहले से बैठी थी। मेज पर दस्तावेज थे, पर वातावरण में किसी अदालत जैसा नैतिक भार था। बैठक शुरू होने से पहले सावित्री ने कहा कि वह एक बात स्पष्ट करना चाहती है। वह धन का उपयोग प्रतिशोध के लिए नहीं करेगी, पर उसे दबाव से भी नहीं देगी। अरविंद ने सम्मान से सिर हिलाया। नलिनी ने नोटबुक खोली। कैलाश ने पहली बार सावित्री को ध्यान से देखा, जैसे वह बहू नहीं, किसी न्याय सभा में खड़ी साक्षी हो। राघव ने अपनी बेचैनी छिपाने को पानी पिया। सावित्री ने आगे कहा कि कागजों से पहले सत्य चाहिए। क्या शर्मा परिवार को उसके पिता और देवेंद्र मल्होत्रा के संबंध का कभी कोई संकेत था? यह प्रश्न सुनते ही कैलाश की उंगलियां कांप उठी। कैलाश ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उनके सामने दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत ऊंची लगने लगी। कमला देवी, जो बैठक में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थी, पर बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, कांच के पार बेचैन परछाई जैसी दिख रही थी। राघव ने पिता की ओर देखा और पूछा कि यह क्या कह रही है। कैलाश ने गहरी सांस ली, फिर बोले कि वर्षों पहले व्यापारिक मंडली में देवेंद्र मल्होत्रा का नाम सुना था, और यह भी कि किसी हरिनारायण तिवारी ने उनकी जान बचाई थी। वे रुके, जैसे सत्य का अगला हिस्सा उनके गले में कांटे की तरह अटक गया हो। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा कि क्या यही कारण था कि आपने एक गरीब शिक्षक की बेटी का रिश्ता स्वीकार किया? कैलाश का चेहरा राख जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल संभावना लगी थी कि तिवारी परिवार से कोई संबंध लाभदायक हो सकता है। कोई प्रमाण नहीं मिला, और विवाह के बाद जब कुछ सामने नहीं आया तो बात मन से उतर गई। सावित्री ने पूछा कि क्या मन से उतर गई, या मेरे प्रति सम्मान भी उसी के साथ उतर गया? यह प्रश्न कमरे में किसी शंखनाद की तरह गूंजा। राघव ने सिर पकड़ लिया। उसे अपने विवाह की नींव में छिपा स्वार्थ पहली बार दिख रहा था। वरिष्ठ अधिकारी कमरे में आया। उसने भी स्क्रीन देखी और तुरंत चुप हो गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजर से देखा। अरविंद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, सावित्री हरिनारायण तिवारी? सावित्री ने सिर हिलाया। उन्होंने फिर पूछा कि क्या उनके पिता वाराणसी के पास रामपुर घाट के विद्यालय में शिक्षक थे? सावित्री का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, वे मेरे बाबूजी थे। राघव ने पहली बार चिढ़ के साथ पूछा कि यह सब पुराने स्कूल का इतिहास क्यों निकाला जा रहा है। उसे अपने स्वर में जन्म लेती घबराहट का अनुमान नहीं था। कैलाश की आंखें भर आईं, पर सावित्री ने उन आंसुओं को तुरंत क्षमा का प्रमाण नहीं माना। वर्षों तक उन्होंने कमला देवी के तानों को रोका नहीं, राघव के अहंकार को सुधारा नहीं, और उसके मौन को सुविधा की तरह इस्तेमाल किया। अब उनका अपराध बोध देर से आया हुआ अतिथि था। कैलाश बोले कि उन्होंने पाप किया क्योंकि उन्होंने बहू में बेटी नहीं, संभावना देखी। जब संभावना झूठी लगी तो चुप रहकर अन्याय होने दिया। अरविंद मिश्रा ने सिर झुका लिया। नलिनी ने लिखना बंद कर दिया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए केवल सत्य उपस्थित था, और सत्य हमेशा शब्दों से बड़ा होता है। राघव ने पिता पर क्रोध से कहा कि आपने मुझसे यह सब क्यों नहीं बताया? कैलाश ने थकी आवाज में उत्तर दिया कि लालच कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता बेटे। उसे हम संबंध, संस्कार, योग्य परिवार और शुभ संयोग जैसे नाम दे देते हैं। सावित्री ने राघव की ओर देखा। वह भी तो अपने पिता से अलग नहीं था। उसने भी पत्नी में मनुष्य नहीं, उपयोग देखा। पहले घर चलाने वाली चुप स्त्री, अब संकट में तिजोरी। राघव की आंखें उससे मिली और तुरंत झुक गईं। कभी कभी कर्मा दंड नहीं देता, केवल दर्पण सामने रख देता है, और मनुष्य अपना चेहरा देखकर टूट जाता है। नलिनी ने व्यावहारिक चर्चा शुरू की। उन्होंने बताया कि सावित्री नियंत्रित सहायता का प्रस्ताव दे रही है, पर इसके लिए परिवार को लिखित स्वीकार करना होगा कि ट्रस्ट उसकी स्वतंत्र संपत्ति है। व्यापार का ऑडिट होगा, बुनकरों का भुगतान प्राथमिकता होगा, और आगे कोई भी ऋण उसके नाम या सहमति से बिना स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया नहीं लिया जाएगा। अरविंद ने बैंक की ओर से कहा कि पुराने ऋण के पुनर्गठन की व्यवस्था तभी संभव होगी जब धन सीधे खाते में आए और व्यापारिक नियंत्रण पारदर्शी हो। राघव ने शर्तें सुनी, पर उसका चेहरा बताता था कि वह आर्थिक कठिनाई से अधिक अपने अधिकार के टूटने से पीड़ित है।
सावित्री ने फिर कहा कि आर्थिक शर्तों से पहले एक नैतिक शर्त बाकी है। राघव ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ सूख गए थे, क्योंकि वह जानता था बात किस ओर जाएगी। सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि जिस साक्षी के सामने उसने उसे खाली कहा था, उसी स्थान पर वह स्वीकार करे कि उसने अन्याय किया। अरविंद ने सिर नीचे रखा, मानो वह इस निजी क्षण की मर्यादा बचाना चाहते हों। राघव ने कुर्सी पकड़ी। पुरुष का अहंकार अक्सर धन खोने से अधिक क्षमा मांगने से डरता है, क्योंकि क्षमा में वह समानता स्वीकार करनी पड़ती है जिसे उसने जीवन भर नकारा हो। राघव खड़ा हुआ, पर शब्द नहीं निकले। उसने सावित्री को देखा। वह रो नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, जीत का प्रदर्शन नहीं कर रही थी। वह बस प्रतीक्षा कर रही थी कि सत्य अपने नाम से पुकारा जाए। राघव ने धीरे से कहा कि उस दिन मैंने बैंक में अपमानजनक बात कही थी। मैंने अपनी पत्नी को गरीब, अज्ञानी और खाली समझकर सबके सामने नीचा दिखाया। यह मेरा अपराध था। उसकी आवाज टूट गई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सावित्री, मुझे क्षमा करो। कमरे के बाहर खड़े 2 कर्मचारियों ने भी यह सुना। अरविंद की आंखों में गंभीर करुणा उतर आई। सावित्री ने कोई नाटकीय उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि क्षमा मांगना आरंभ है, अंत नहीं। अपमान के बाद सम्मान को रोज के व्यवहार में लौटना होगा। राघव ने सिर झुका लिया। शायद उसके भीतर पहली बार यह समझ जन्म ले रही थी कि पत्नी घर की वस्तु नहीं, जीवन की सहभागी होती है। पर समझ का बीज और उसका वृक्ष अलग बातें हैं। सावित्री जल्दबाजी में उसे बदल चुका मानने को तैयार नहीं थी। उसने दस्तावेजों पर नजर डाली और कहा कि सहायता तब लागू होगी जब सभी शर्तें लिखित और पंजीकृत हों। अरविंद ने प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। हवेली लौटते समय कमला देवी को सब सुनाया गया। उन्हें सबसे अधिक चोट इस बात से लगी कि राघव ने बैंक में क्षमा मांगी। वे बोली कि बहू ने बेटे को झुका दिया। सावित्री ने पहली बार उनके सामने दृढ़ता से कहा कि मैंने किसी को नहीं झुकाया। उसके अपने कर्म उसे वहां लाए। कमला देवी चिल्लाई कि बहू का धन बहू को सिर पर चढ़ा देता है। कैलाश ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा कि कमला, अब बहुत हो चुका। यह वही वाक्य था जो उन्हें वर्षों पहले कहना चाहिए था। देर से बोला गया सत्य भी राहत देता है, पर उसके देर से आने की पीड़ा मिटती नहीं। कमला देवी स्तब्ध रह गईं। उनके लिए पति का विरोध असहनीय था, क्योंकि अब तक उनका विष उसी मौन से शक्ति पाता था। कैलाश ने कहा कि उन्होंने बहू के साथ अन्याय होने दिया, और अब घर बचेगा तो न्याय के नियम से बचेगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता को पहली बार परिवार की प्रतिष्ठा से ऊपर मनुष्यता बोलते सुना था। सावित्री ने कैलाश को देखा। उसके भीतर क्षमा की कोई कोमल रेखा अवश्य उठी, पर उसने उसे तुरंत शब्द नहीं दिया। क्षमा भी बीज की तरह है, उसे समय और सत्य दोनों चाहिए। अगले कुछ दिन तेज घटनाओं में बीते। बैंक ने ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की। नलिनी ने ट्रस्ट से नियंत्रित भुगतान की कानूनी व्यवस्था बनाई और ऑडिट टीम ने शर्मा सिल्क हाउस के खाते जांचना शुरू किया। बुनकरों को सीधे भुगतान की सूची भेजी गई। जब इदरीस चाचा के खाते में पैसा पहुंचा तो वे हवेली नहीं आए। उन्होंने गंगा किनारे से सावित्री को संदेश भिजवाया कि बेटी, आज मेरे घर चूल्हा तुम्हारे पिता की दुआ से जला है। सावित्री ने संदेश पढ़कर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि धन ने पहली बार अपना सही धर्म निभाया है, पर कर्मा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी परखता है। सावित्री को कई बार अपने भीतर कठोरता उठती महसूस हुई। जब कमला देवी उसे अब भी तिरछी नजर से देखती, या राघव अचानक विनम्र होकर फिर पुराने स्वर में लौटने लगता, तो वह सोचती कि क्या उसे सब छोड़कर चले जाना चाहिए। गंगा किनारे बैठकर वह पिता का पत्र पढ़ती और समझती कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं, भीतर से भय छोड़ना है। वह रहकर भी स्वतंत्र हो सकती है, यदि उसके निर्णय उसके अपने हों। पर यह राह कठिन थी, क्योंकि हर सुबह पुराने घाव नई परीक्षा लेते थे। अरविंद मिश्रा अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जैकेट ठीक की, चश्मा उतारकर मेज पर रखा और सावित्री की ओर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके चेहरे पर वह सम्मान था जो केवल धन देखकर नहीं आता, बल्कि किसी सत्य के सामने झुकने से आता है। राघव की आंखें फैल गई। वह समझ नहीं पाया कि जिस स्त्री को वह अभी अभी सबके सामने खाली खाता कह चुका था, उसी के लिए शाखा प्रबंधक इस तरह क्यों खड़ा है। सावित्री भी स्तब्ध थी। वर्षों की उपेक्षा ने उसे सम्मान स्वीकार करना तक भुला दिया था। एक शाम वह काशी विश्वनाथ मंदिर गई। गलियां भीड़ से भरी थी।
पुजारियों की आवाजें, फूलों की दुकानें, चंदन की गंध और घंटियों का कंपन वातावरण में फैला था। सावित्री ने शिवलिंग के सामने आंखें बंद की। उसने न राघव के विनाश की प्रार्थना की, न कमला देवी के दंड की। उसने केवल इतना कहा कि प्रभु, मुझे इतना विशाल हृदय दीजिए कि मैं अन्याय को पहचानूं पर घृणा में न बदलूं। मुझे इतना दृढ़ बनाइए कि दया करूं पर दया के नाम पर अपनी आत्मा न बेचूं। मंदिर की शांति ने उसके भीतर धीरे धीरे उत्तर रखा। मंदिर से लौटते हुए उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो अपनी मां के साथ फूल बेच रही थी और टूटे पन्ने पर अक्षर बनाने की कोशिश कर रही थी। सावित्री रुक गई। उसने बच्ची से नाम पूछा। वह बोली, राधा। मां ने कहा कि स्कूल भेजना चाहती हूं पर कमाई रुक जाएगी। सावित्री के भीतर पिता की आवाज उठी कि लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ियों की खिड़कियां खुलती हैं। उसी क्षण उसे समझ आया कि ट्रस्ट केवल उसका कवच नहीं, दूसरों के लिए द्वार भी बन सकता है। उसकी अगली योजना का बीज वहीं भीड़ और फूलों की गंध के बीच पड़ा। हवेली लौटकर उसने घोषणा की कि ट्रस्ट का एक भाग शिक्षा और स्त्री सहायता के लिए अलग किया जाएगा। राघव ने थकान से कहा कि अभी व्यापार संभला भी नहीं और तुम दान की सोच रही हो। सावित्री ने कहा कि यह दान नहीं, उत्तरदायित्व है। जिस धन ने मेरे सम्मान की रक्षा की वह उन स्त्रियों तक भी पहुंचेगा जिन्हें सम्मान से वंचित किया गया है। कैलाश ने विरोध नहीं किया। मीरा उत्साह से आगे आई और बोली कि वह पढ़ाई के साथ इस काम में सहायता करेगी। कमला देवी ने उपहास किया, पर अब उनका उपहास पहले जैसा निर्णायक नहीं रहा। धीरे धीरे घर में संबंधों की पुरानी रेखाएं बदलने लगी। राघव सावित्री से बात करने से पहले रुकने लगा, जैसे शब्द चुनना सीख रहा हो। यह परिवर्तन पूर्ण नहीं था, उसमें अपराध बोध, आवश्यकता और शायद थोड़ा सा सच्चा पश्चाताप मिला हुआ था। सावित्री उसे ध्यान से देखती, पर खुद को भूलकर उसके पश्चाताप की दासी नहीं बनती। उसने स्पष्ट कहा कि विश्वास लौटाने के लिए समय लगेगा। राघव ने पहली बार पूछा कि वह क्या चाहती है। सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सुनो, बिना यह सोचे कि मेरी चुप्पी तुम्हारा अधिकार है। कैलाश ने एक दिन उसे पुराने खाते दिखाए और स्वीकार किया कि उन्होंने कई बुनकरों की जमीन सस्ते में गिरवी रखवा ली थी। उनमें एक परिवार राम अवतार का था, जिसकी पत्नी बीमारी से मर गई थी। सावित्री ने यह सुनकर आंखें मूंद ली। उसने कहा कि सहायता की अगली शर्त वही जमीन लौटाने से शुरू होगी या उचित मूल्य देकर ऋण समाप्त करने से। कैलाश ने सिर झुका लिया। यह निर्णय व्यापारिक दृष्टि से भारी था, पर नैतिक दृष्टि से अपरिहार्य। कर्म का अर्थ यही था कि जो भूमि आंसू से ली गई है वह एक दिन शर्म के जल से धुलकर लौटे। अगले सप्ताह राम अवतार के परिवार को बुलाया गया। उसकी बूढ़ी मां, 2 बच्चे और स्वयं राम अवतार फटे कपड़ों में आए। कैलाश ने सबके सामने दस्तावेज वापस किए और स्वीकार किया कि पुराने लेन देन में अन्याय हुआ। उनकी आवाज कांप रही थी। सावित्री थोड़ी दूर खड़ी रही। यह उसका प्रदर्शन नहीं था। वह चाहती थी कि अपराधी स्वयं अपराध का भार उठाए। राम अवतार की मां ने कागज छाती से लगा लिए और रो पड़ी। उस रोने में वर्षों का अविश्वास था, राहत थी और उस व्यवस्था के प्रति मौन प्रश्न था जिसमें गरीब को न्याय पाने के लिए किसी सावित्री का जागना पड़ता है। उस रात हवेली में पहली बार भारी भोजन नहीं, सरल खिचड़ी बनी। सावित्री ने स्वयं रसोई में जाकर मीरा के साथ परोसा। कमला देवी ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। शायद उनके भीतर भी कोई दीवार दरक रही थी, या शायद वे केवल परिस्थिति से मौन थी। सावित्री यह जानती थी कि हर मौन पश्चाताप नहीं होता। फिर भी उसने अपने भीतर कटुता को स्थायी घर नहीं बनाने दिया। पिता ने उसे सिखाया था कि करुणा रखना, पर भूलना मत, स्मृति न्याय की रखवाली करती है। बिना स्मृति की क्षमा फिर अत्याचार को निमंत्रण बन जाती है। धीरे धीरे बैंक की अंतिम बैठक का दिन आया, जहां सहायता की औपचारिक स्वीकृति, बुनकर भुगतान, भूमि वापसी और शिक्षा कोष की घोषणा दर्ज होनी थी। सावित्री ने सफेद साड़ी पर हल्का नीला किनारा चुना। उसे लगा कि शोक और आशा दोनों साथ चल रहे हैं। राघव ने दरवाजे पर धीमे से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, आदेश देने नहीं, सहभागी बनकर। सावित्री ने उसे देखा। उत्तर देने में उसने समय लिया। फिर बोली कि साथ चलना सरल है, साथ निभाना कठिन। आज चलो, आगे देखेंगे। राघव ने सिर झुका दिया। बैंक में अरविंद मिश्रा ने सबकी उपस्थिति में दस्तावेज पढ़े। सावित्री ने हस्ताक्षर किए, पर हर हस्ताक्षर से पहले पूरा पन्ना पढ़ा। यह दृश्य छोटा था,
पर उसमें सदियों की स्त्री चुप्पी के विरुद्ध एक धीमा विद्रोह था। राघव ने भी हस्ताक्षर किए कि वह ट्रस्ट पर कोई दावा नहीं करेगा और व्यापार में पारदर्शिता रखेगा। कैलाश ने भूमि संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अरविंद ने अंत में कहा कि यह केवल वित्तीय पुनर्गठन नहीं, नैतिक पुनर्निर्माण है। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि पिता कहीं दूर मुस्कुरा रहे हैं। बैठक समाप्त हुई तो अरविंद ने फिर हाथ जोड़कर सावित्री को प्रणाम किया। इस बार कमरे में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। राघव ने भी उस प्रणाम को देखा, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी जलन नहीं थी। शायद वह समझने लगा था कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। सावित्री ने अरविंद से कहा कि शिक्षा और स्त्री सहायता कोष का नाम हरिनारायण तिवारी स्मृति निधि होगा। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। पिता का नाम, जिसे हवेली ने मिटाना चाहा था, अब कई बेटियों की पढ़ाई और कई स्त्रियों के साहस में जीवित रहने वाला था। अरविंद ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े कर्मचारी को कुछ निर्देश दिए। थोड़ी देर में बैंक का वही सन्नाटा जो पहले सामान्य था, अब कौतूहल से भरने लगा। 2 कर्मचारी फाइलें लेकर आए। एक महिला अधिकारी पानी का गिलास रख गई। अरविंद ने सावित्री से कहा कि कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, आपके खाते से संबंधित विशेष रिकॉर्ड सुरक्षित कक्ष से मंगवाए जा रहे हैं। राघव का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा कि यह सब नाटक किस लिए है? क्या इस खाते में सचमुच कुछ जमा है? अरविंद ने शांत स्वर में कहा कि बात केवल जमा राशि की नहीं है। बैंक की अंतिम बैठक के बाद जब सावित्री बाहर निकली तो बनारस की धूप पहले जैसी ही थी, पर उसके भीतर का आकाश बदल चुका था। सड़क पर रिक्शे चल रहे थे, पान की दुकानों पर लोग राजनीति पर बहस कर रहे थे और मंदिर से लौटती औरतें थालियों में फूल संभाल रही थी। दुनिया ने कोई विशेष घोषणा नहीं सुनी थी, फिर भी उसके जीवन में एक युग समाप्त हुआ था। राघव उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था। पहली बार वह आगे नहीं, बराबर चलने की कोशिश कर रहा था, पर बराबरी केवल कदमों से नहीं, मन से सिद्ध होती है। हवेली लौटते समय कार में मौन था, मगर वह पुराने दिनों जैसा अपमानजनक मौन नहीं था। यह ऐसा मौन था जिसमें सब अपने भीतर सुन रहे थे। कैलाश खिड़की से बाहर देखते रहे, शायद उन जमीनों, बुनकरों और टूटे विश्वासों को याद कर रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यापार की चतुराई समझकर कभी उचित ठहराया था। राघव बार बार सावित्री की ओर देखता, फिर निगाह झुका लेता। वह क्षमा चाहता था, पर उसे समझ नहीं था कि क्षमा मांगना आसान वाक्य नहीं, लंबी साधना है। सावित्री ने आंखें बंद रखीं और पिता का नाम मन ही मन दोहराया। हरिनारायण तिवारी स्मृति निधि की घोषणा कुछ ही दिनों में शहर में फैल गई। पहले लोग फुसफुसाए कि शर्मा परिवार की बहू के नाम कोई गुप्त संपत्ति निकली है। फिर चर्चा हुई कि उसने व्यापार बचाया, पर शर्तों पर। कुछ ने कहा कि यह कलयुग है, बहुएं पति से कागज लिखवाती हैं। कुछ ने कहा कि ऐसी बहू हर घर को मिलनी चाहिए। सावित्री ने इन बातों पर कोई उत्तर नहीं दिया। उसे समाज की राय का उतार चढ़ाव गंगा की लहरों जैसा लगा। आज वही लोग सम्मान कर रहे थे जो कल उसके अपमान पर चुप थे। निधि का पहला काम बुनकरों के बच्चों की पढ़ाई से शुरू हुआ। मीरा ने कॉलेज से लौटकर नामों की सूची बनाई और सावित्री ने स्वयं बस्तियों में जाकर परिवारों से बात की। संकरी गलियों में करघों की आवाज लगातार चलती रहती, जैसे धागे नहीं, पीढ़ियों की थकान बुन रहे हों। सलमा ने संकोच से कहा कि बेटी को स्कूल भेजे तो घर का काम कौन करेगा। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि आज वह काम छोड़ देगी तो कल उसका जीवन केवल दूसरों का काम बनकर रह जाएगा। सलमा की आंखें भर आईं। शिक्षा की बात पहली बार सहायता नहीं, सम्मान की तरह कही गई थी। राघव ने प्रारंभ में इन यात्राओं को असहज नजर से देखा। उसे लगता था कि व्यापार की प्रतिष्ठा लौटाने के लिए बड़े ग्राहकों, विज्ञापन और नई योजनाएं जरूरी हैं, न कि बस्तियों में बैठकर औरतों की बातें सुनना। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके पिता और उसने जिस श्रम को केवल लागत समझा था, वही व्यापार की आत्मा था। एक दिन इदरीस चाचा ने उसे करघे के पास बैठाकर बताया कि बनारसी साड़ी में धागा टूटे तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। फिर बोले, बेटा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। राघव देर तक चुप रहा। हवेली में कमला देवी का मन सबसे कठिन राह से गुजर रहा था। वे खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि उन्होंने सावित्री को अन्यायपूर्वक दुख दिया। उनकी पीढ़ी में सास का कठोर होना अधिकार माना गया था और बहू का सहना संस्कार, पर अब घर में बदलती हवा उन्हें असहज करती।
एक दिन उन्होंने देखा कि मीरा सावित्री के साथ बैठकर निधि के कागज देख रही है और हंसते हुए चाय पी रही है। कमला देवी को अपने ही घर में अपना अकेलापन महसूस हुआ। जिस सत्ता को उन्होंने प्रेम से बड़ा समझा, वही सत्ता ढहते ही उनके पास कोई सच्चा स्नेह नहीं बचा। उस रात कमला देवी बीमार पड़ गई। तेज बुखार था और शरीर कांप रहा था। सावित्री ने डॉक्टर बुलाया, दवा दी, माथे पर पट्टी रखी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। कमला देवी कई बार उनींदी अवस्था में बड़बड़ाई कि मुझे छोड़कर मत जाना। सावित्री ने उनके हाथ पर हाथ रखा। उसे अपने पुराने अपमान याद थे, पर बीमार शरीर के सामने उसका हृदय कठोर न रह सका। सुबह जब कमला देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बहू उनींदी बैठी है। आंखों के नीचे थकान है। वे कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द उनके गले में पछतावे की तरह अटक गए। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने सावित्री को रसोई में अकेला पाया। वे धीरे से भीतर आईं और बोली कि दाल में नमक कम है। पुरानी आदत से वाक्य कठोर निकला, पर तुरंत उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने पहली बार रुककर कहा कि मैं हमेशा इसी तरह बोलती रही। सावित्री ने चम्मच रख दिया। कमला देवी ने आंखें नहीं उठाईं। बोली कि मैंने तुम्हारे पिता को अपमानित किया, तुम्हारी कोख पर ताना दिया, तुम्हें घर की बहू नहीं, बोझ समझा। मैं नहीं जानती तुम मुझे क्षमा करोगी या नहीं। सावित्री ने बहुत देर बाद कहा कि मैं भूलूंगी नहीं, पर घृणा भी नहीं पालूंगी। यह उत्तर क्षमा से अधिक सच्चा था। कमला देवी ने पहली बार समझा कि क्षमा मांगने वाला अक्सर तत्काल मुक्ति चाहता है, पर जिसे चोट लगी हो उसे स्मृति के साथ जीना पड़ता है। उन्होंने सावित्री के सामने हाथ जोड़ने चाहे, पर सावित्री ने रोक लिया। उसने कहा कि हाथ जोड़ने से पहले हाथ रोकिए। जब अगली बहू, बेटी या नौकरानी को अपमानित करने का मन हो। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह दृश्य किसी चमत्कार जैसा नहीं था। कोई पूरी तरह बदल नहीं गया था, पर भीतर की कठोर मिट्टी में पहली दरार पड़ चुकी थी। राघव का परिवर्तन भी सीधा नहीं था। कई बार वह पुराने अधिकार की भाषा में लौट आता, फिर स्वयं रुक जाता। एक रात उसने सावित्री से पूछा कि क्या वह उसे कभी फिर पति की तरह स्वीकार कर पाएगी। प्रश्न में इच्छा थी, पर साथ ही भय भी। सावित्री ने खिड़की से आती चांदनी में उसका चेहरा देखा। उसने कहा कि पति होना केवल मांग में सिंदूर भर देने से नहीं होता। पति वो है जिसके सामने स्त्री का मन सुरक्षित हो। अभी मेरे मन को तुम्हारे पास लौटने में समय लगेगा। राघव ने सिर झुका लिया। इस बार उसने उत्तर में क्रोध नहीं चुना। सावित्री को लगा जैसे उसके कानों में दूर कहीं गंगा की लहरें बज रही हों। उसे याद आया कि बाबूजी के संदूक में एक लिफाफा था, जिसे उन्होंने अंतिम दिनों में उसके हाथ में देकर कहा था कि इसे तब खोलना जब घर की दीवारें भी तुम्हारी आवाज सुनने से इनकार कर दें। उसने वह लिफाफा कभी नहीं खोला था। शादी के बाद तानों, भूख, अपमान और अकेलेपन के कितने मौसम आए, पर उसने सोचा था कि शायद सहन करना ही स्त्री का धर्म है। आज बैंक की ठंडी फर्श पर बैठी वह समझ रही थी कि शायद धर्म और डर में बहुत बड़ा अंतर होता है। दिन बीतते गए और शर्मा सिल्क हाउस धीरे धीरे संभलने लगा। ऑडिट ने कई फिजूल खर्चे रोके, बुनकरों के भुगतान को नियमित किया गया और मीरा ने ऑनलाइन बिक्री के नए तरीके सुझाए। राघव ने पहली बार कारीगरों के नाम याद करने शुरू किए। वह करघों के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता और भुगतान की तारीख स्वयं लिखता। लोग कहते कि शर्मा घर बदल गया है। सावित्री जानती थी कि परिवर्तन का दावा जल्दी करना खतरनाक है, पर सही दिशा में उठे छोटे कदमों को नकारना भी अन्याय होगा। उसने निगरानी छोड़ी नहीं, मगर अविश्वास को भी अपना देवता नहीं बनाया। हरिनारायण तिवारी स्मृति निधि का पहला छोटा कार्यालय गंगा किनारे एक पुराने मकान के निचले हिस्से में खुला। दीवार पर पिता की तस्वीर लगाई गई, जिसमें वे टूटे चश्मे के साथ हल्का मुस्कुरा रहे थे। उद्घाटन के दिन कोई भव्य मंच नहीं था। कुछ बुनकर परिवार, कुछ लड़कियां, नलिनी भटनागर, अरविंद मिश्रा, मीरा, कैलाश और राघव उपस्थित थे। सावित्री ने दीप जलाया और कहा कि यह निधि दया नहीं बांटेगी, अवसर देगी। गरीब लड़की को पढ़ाना उपकार नहीं, समाज का कर्ज लौटाना है। कमरे में बैठे कई लोग चुपचाप आंसू पोंछने लगे। अरविंद मिश्रा ने उस दिन कहा कि उन्होंने अनेक बड़े खातों के ग्राहक देखे हैं, पर बहुत कम लोग धन को ऐसी जिम्मेदारी समझते हैं। सावित्री ने विनम्रता से कहा कि यह सब उसके पिता का है। अरविंद ने उत्तर दिया कि विरासत वही जीवित रखता है जो उसे सही हाथों तक पहुंचाए। राघव ने यह सुनकर सावित्री की ओर देखा। उसे याद आया
कि कभी उसने इसी स्त्री को बैंक में खाली कहा था। वह स्मृति अब उसे जलाती थी, पर शायद वही जलन उसके भीतर विनम्रता की शुरुआत थी। कभी कभी अपराध बोध भी यदि सत्य की ओर ले जाए तो वह दंड से साधना बन सकता है। कैलाश ने उद्घाटन के बाद सावित्री को अलग बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा कि वे राम अवतार की जमीन लौटा कर भी हल्के नहीं हुए हैं। सावित्री ने कहा कि हल्का होना लक्ष्य नहीं, सही करना लक्ष्य है। कैलाश ने सिर हिलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे वर्षों तक परिवार की प्रतिष्ठा को धर्म समझते रहे, पर धर्म वह होता है जिसमें कमजोर का हिस्सा सुरक्षित रहे। सावित्री ने उन्हें देखा। यह वही व्यक्ति था जिसने उसके विवाह में छिपी संभावना देखी थी। अब वह अपराध स्वीकार कर रहा था। उसने सोचा कि कर्मा कठोर है, पर मनुष्य को सुधार का द्वार भी देता है। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का निश्चय और दृढ़ कर लिया। वह समाज कार्य में आगे पढ़ना चाहती थी और निधि के साथ काम करना चाहती थी। कमला देवी ने पहले विरोध किया, फिर चुप रही और अंततः एक दिन स्वयं बोली कि लड़की पढ़ ले तो बुरा क्या है। यह वाक्य सुनकर मीरा ने सावित्री की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक साथ मुस्कान आई। घर की दीवारें सचमुच बदलती नहीं, पर उनमें रहने वालों की आवाजें बदल जाएं तो प्रतिध्वनि भी बदल जाती है। सावित्री को लगा कि पिता के बोए बीज अब केवल उसके भीतर नहीं, दूसरों के भीतर भी अंकुरित हो रहे हैं। कई महीनों बाद वह दिन आया जब सावित्री ने पहली छात्रवृत्ति राधा नाम की फूल बेचने वाली बच्ची को दी। राधा नई यूनिफॉर्म में संकोच से खड़ी थी। उसके बालों में नीली रिबन थी। उसकी मां ने सावित्री के पैर छूने चाहे, पर सावित्री ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि बेटी को स्कूल भेजना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राधा ने धीरे से पूछा कि क्या वह भी बड़ी होकर मास्टरनी बन सकती है। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा कि क्यों नहीं, गंगा जितनी दूर बह सकती है, बेटी का जीवन भी उतनी दूर जा सकता है। उस शाम सावित्री अकेली गंगा घाट गई। सूर्यास्त की लालिमा पानी पर बिखरी थी और आरती की तैयारी हो रही थी। उसने पिता की तस्वीर के सामने रखने के लिए एक छोटी माला खरीदी, फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे बैंक का वह दिन याद आया। राघव की हंसी, मैनेजर का बदलता चेहरा, स्क्रीन पर खुलता सत्य और सबके सामने झुकता सम्मान। पर अब उसे समझ आया कि कहानी केवल खाते के बैलेंस की नहीं थी। असली बैलेंस तो कर्मों का था। जिसने अपमान जमा किया था उसे पश्चाताप चुकाना पड़ा। जिसने सत्य जमा किया था उसे गरिमा का ब्याज मिला। राघव धीरे धीरे घाट पर आया। उसने दूरी बनाकर पूछा कि बैठ सकता हूं। सावित्री ने स्थान दे दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर राघव बोला कि मैं तुम्हें खो चुका था, शायद विवाह के पहले दिन से, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं। सावित्री ने पानी की ओर देखते हुए कहा कि मनुष्य वस्तु की तरह पाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। राघव ने कहा कि वह सीखना चाहता है। सावित्री ने उत्तर दिया कि सीखने की शुरुआत सुनने से होती है। उस शाम कोई वचन नहीं हुआ, कोई फिल्मी मिलन नहीं, बस दो लोग पहली बार सच की जमीन पर बैठे। आरती शुरू हुई तो घंटियों की ध्वनि हवा में भर गई। सावित्री ने गंगा में एक दीप प्रवाहित किया। दीप पानी पर डोलता हुआ आगे बढ़ा, कभी लहर से झुकता, कभी सीधा होता, पर बुझता नहीं। उसे अपना जीवन उस दीप जैसा लगा। गरीबी, विवाह, अपमान, रहस्य, धन, निर्णय, क्षमा, हर लहर ने उसे हिलाया, पर भीतर की लौ पिता ने जलाई थी। उसने मन ही मन कहा कि बाबूजी, आपका नाम अब केवल मेरे कागजों में नहीं, उन बेटियों की किताबों में रहेगा जो डर के आगे नहीं झुकेंगी। यही मेरी ओर से आपकी श्रद्धांजलि है। हवेली लौटते समय राघव ने कार का दरवाजा खोला, पर इस बार वह एहसान की तरह नहीं, सहज शिष्टता की तरह लगा। सावित्री बैठी, पर उसका मन अब किसी हवेली में बंद नहीं था। वह जानती थी कि जीवन आगे भी परीक्षा लेगा। कमला देवी कभी पुरानी आदत में लौट सकती हैं। राघव का पश्चाताप कभी थक सकता है। समाज फिर नए प्रश्न उठा सकता है, पर अब वह डरकर लिफाफे को बंद रखने वाली स्त्री नहीं रही। उसने अपने भीतर का पत्र पढ़ लिया था। वह जानती थी कि सम्मान की रक्षा बाहर से नहीं आती, भीतर जागती है। राघव अब बेचैन होकर कुर्सी पर बैठा नहीं रह पा रहा था। उसने सावित्री की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर वह परिचित अधिकार नहीं था, बल्कि शक था। तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? उसने दबी आवाज में पूछा। सावित्री ने उसकी ओर देखा। यह वही आदमी था जिसने 7 वर्षों के विवाह में कभी उसके मन का हाल नहीं पूछा, पर अब बैंक खाते का रहस्य पूछ रहा था।
उसने शांत स्वर में कहा, मुझे भी सब नहीं मालूम। यह उत्तर सच था और शायद इसी कारण राघव को सबसे अधिक चुभा। रात में उसने पिता का लिफाफा फिर खोला और दस्तावेजों को नए कपड़े में बांधकर संदूक में रखा। पर इस बार संदूक बंद करते हुए उसे लगा कि कोई रहस्य बंद नहीं हो रहा, केवल एक अध्याय सुरक्षित रखा जा रहा है। उसने खिड़की खोली। दूर कहीं करघे की मध्यम आवाज आ रही थी, जैसे जीवन फिर से बुन रहा हो। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। कमला देवी ने शायद पहली बार स्वयं जलाया था। सावित्री ने हल्की मुस्कान से उसे देखा। परिवर्तन पूर्ण नहीं था, पर दीपक जल चुका था। अब अंधेरा उतना सर्वशक्तिमान नहीं रहा। अगली सुबह बैंक से एक पत्र आया, जिसमें हरिनारायण तिवारी स्मृति निधि के पहले वर्ष की औपचारिक स्वीकृति और खाते की संरचना की पुष्टि थी। सावित्री ने पत्र पढ़कर अरविंद को धन्यवाद संदेश भेजा। राघव ने पूछा कि क्या वह दुकान आने का समय निकाल सकेगी, क्योंकि बुनकरों की नई भुगतान प्रणाली पर उसकी राय चाहिए। सावित्री ने कहा कि वह आएगी, पर घर और व्यापार दोनों में निर्णय साझा होंगे। राघव ने सिर हिलाया। यह छोटा सा संवाद किसी विजय घोष जैसा नहीं था, पर रोजमर्रा के सम्मान की नींव ऐसे ही साधारण वाक्यों से रखी जाती है। दिन के अंत में सावित्री ने आंगन में बैठकर राधा और अन्य लड़कियों के लिए किताबों की सूची बनाई। मीरा पास बैठी हिसाब लिख रही थी। कमला देवी ने चुपचाप दोनों के सामने चाय रखी और बिना ताना दिए लौट गई। सावित्री ने चाय उठाई। उसमें इलायची थोड़ी अधिक थी, पर स्वाद में पहली बार कटुता नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा। गंगा की हवा हवेली तक आती थी, हल्की, थकी हुई पर पवित्र। उसे लगा कि पिता ने सच कहा था, कर्म का फल कभी खोता नहीं, वह लौटता है, कभी आंसू बनकर, कभी सम्मान बनकर और कभी किसी झुके हुए सिर में सत्य की तरह। सुरक्षित कक्ष से लाई गई मोटी फाइल अरविंद के सामने रखी गई। उस पर पुराने कागजों की हल्की गंध थी, जैसे समय ने स्वयं अपनी गवाही सील करके रखी हो। अरविंद ने कुछ पन्ने पढ़े, फिर बैंकिंग प्रणाली में दोबारा मिलान किया। उनकी उंगलियों में सावधानी थी, मानो वे किसी मंदिर की मूर्ति को छू रहे हों। फिर उन्होंने सावित्री से निवेदन किया कि वह अपना पहचान पत्र और हस्ताक्षर नमूना दे। राघव बीच में बोलना चाहता था, पर अरविंद की गंभीरता ने उसे रोक दिया। कमरे में अब केवल कागज की सरसराहट और धड़कनों का शोर था। आंगन में कमला देवी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, मगर उनके होठों से निकले मंत्रों में करुणा नहीं थी। उन्होंने सावित्री को देखते ही नाक सिकोड़कर कहा कि बैंक जाने के लिए भी यह औरत ऐसी लग रही है, मानो किसी शोक सभा में जा रही हो। राघव ने घड़ी देखी, फिर पिता कैलाश की ओर झुंझलाकर बोला कि अगर यह देर कराएगी तो मैनेजर से मिलने का समय निकल जाएगा। सावित्री ने चुपचाप पल्लू सिर पर खींच लिया। घर की चौखट पार करते हुए उसने मन ही मन गंगा मैया को याद किया, क्योंकि मनुष्य से उसे अब कोई सहारा नहीं मिलता था। जब प्रारंभिक सत्यापन पूरा हुआ, अरविंद ने स्क्रीन घुमाई नहीं, बल्कि पहले सावित्री की अनुमति मांगी कि क्या वे उनके पति के सामने विवरण साझा कर सकते हैं। यह प्रश्न सुनकर सावित्री के भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने माना था कि उसकी संपत्ति, उसका नाम, उसका निर्णय उसी का है। उसने धीमे से कहा कि आप बताइए। राघव ने होंठ भींच लिए। वह इस छोटे से प्रश्न से ही अपमानित हो उठा था, क्योंकि उसके संसार में पत्नी की अनुमति जैसी कोई चीज कभी रही ही नहीं थी। अरविंद ने कागजों को समेटा और बोले कि सावित्री जी के नाम एक विशेष ट्रस्ट खाता है, जिसकी मूल राशि कई वर्ष पूर्व जमा की गई थी और जिसका निवेश समय के साथ बढ़ता गया है। उन्होंने राशि का अंक धीरे से पढ़ा। कमरे में बैठे लोग जैसे जम गए। राघव के चेहरे से रक्त उतर गया। वह जिस स्त्री को खाली खाता कहकर हंसा था, उसके नाम इतनी संपत्ति थी कि शर्मा परिवार के सारे कर्ज, दुकान, हवेली और अभिमान उस एक खाते के सामने छोटे पड़ जाएं। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। उसे धन की चमक नहीं, पिता की आवाज सुनाई दी। बाहर प्रतीक्षा कक्ष में बैठे कुछ लोगों को भीतर की हलचल का आभास होने लगा था। बैंक कर्मचारी अब सावित्री को उस नजर से नहीं देख रहे थे, जिससे लोग किसी दबाई हुई स्त्री को देखते हैं। उनके व्यवहार में अचानक सम्मान था, पर सावित्री के हृदय में कोई गर्व नहीं उठा। उसे अपने गाल पर राघव के शब्द अब भी जलते हुए महसूस हो रहे थे। पैसा अचानक प्रकट हो सकता था, पर वर्षों का अपमान कहाँ जाता।
कौन सा खाता उन रातों का हिसाब रखता है जब उसने चुपचाप रोकर तकिया भिगोया था और सुबह फिर रसोई में खड़ी हो गई थी। राघव ने स्वर संभालने की कोशिश की। वह मुस्कुराया, पर वह मुस्कान कांच जैसी कृत्रिम थी। उसने कहा कि देखिए, पति पत्नी में क्या अलग, सब तो परिवार का ही है। अभी दुकान कठिन दौर में है, इसलिए यह धन सही समय पर सामने आया है। अरविंद ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। सावित्री ने पहली बार अपने पल्लू को सिर से थोड़ा हटाया। उसकी आंखें अब भी नम नहीं थीं, पर उनमें एक गहरी स्पष्टता उतर आई थी। उसे समझ आ गया कि सम्मान और लालच की आवाज में कितना अंतर होता है, चाहे दोनों एक ही मुंह से क्यों न निकले। अरविंद ने बताया कि इस खाते पर किसी भी प्रकार का निर्णय केवल सावित्री की लिखित सहमति से होगा। ट्रस्ट की शर्तें स्पष्ट हैं और बिना उनकी स्वतंत्र इच्छा के कोई निकासी, गारंटी या ऋण सुरक्षा संभव नहीं। राघव के चेहरे पर क्रोध और भय एक साथ दौड़े। उसने धीमे से कहा कि सावित्री मेरी पत्नी है, इसकी स्वतंत्र इच्छा अलग से कैसी? अरविंद का स्वर पहली बार कठोर हुआ। उन्होंने कहा कि कानून और धर्म दोनों में व्यक्ति की गरिमा का अपना स्थान है। पत्नी होना किसी स्त्री के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता। यह सुनकर सावित्री के भीतर वर्षों से दबा कोई दीपक कांपकर जल उठा। कमरे में कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। बाहर से आरती की घंटियों जैसी हल्की ध्वनि आई, शायद पास के मंदिर से। सावित्री को लगा जैसे बनारस स्वयं इस क्षण का साक्षी है। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, पर वह जानता था कि इस समय क्रोध दिखाना उसके लिए हानिकारक होगा। उसने फिर नरम आवाज में कहा कि घर चलकर बात करेंगे। सावित्री ने उसकी ओर देखा। घर जहां उसके लिए कभी कोई बात नहीं हुई, केवल आदेश हुए, आरोप हुए, मौन दंड हुए। उसने उत्तर नहीं दिया, पर उसका मौन अब डर का नहीं था। अरविंद ने फाइल बंद करते हुए सावित्री से कहा कि वे चाहें तो अलग कमरे में पूरी जानकारी ले सकती हैं। यह सुनते ही राघव ने विरोध करना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। सावित्री धीरे से उठी। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, क्योंकि वर्षों की गुलामी एक क्षण में समाप्त नहीं होती। फिर भी उसने पहला कदम अपनी इच्छा से रखा। अरविंद ने झुककर मार्ग दिखाया, वही झुकना जिसने पूरे बैंक को चकित कर दिया था। सावित्री के लिए धन का सम्मान नहीं था, वह उसके पिता की ईमानदारी, उसकी सहनशीलता और उसके नाम की पुनः प्राप्त गरिमा का प्रणाम था। जब वह कक्ष से बाहर निकली, प्रतीक्षा कक्ष की निगाहें उस पर टिक गई। कुछ देर पहले वही लोग राघव की हंसी सुनकर चुप थे। अब उनकी आंखों में आश्चर्य, लज्जा और श्रद्धा का मिश्रण था। सावित्री ने किसी को नहीं देखा। उसके भीतर पिता की स्मृति थी, मिट्टी की गंध थी, रामपुर घाट की सुबहें थी। उसे समझ आने लगा था कि कर्मा हमेशा बिजली की तरह नहीं गिरता। कभी कभी वह बैंक के कंप्यूटर की स्क्रीन पर शांत अंकों में खुलता है, और जब खुलता है तो सबसे ऊंची आवाज वाले लोग सबसे पहले मौन हो जाते हैं। अलग कमरे में बैठते हुए सावित्री ने पानी का गिलास हाथ में लिया, पर पी न सकी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अरविंद से केवल इतना पूछा कि यह सब कैसे हुआ। अरविंद ने सम्मान से कहा कि पूरी फाइल पढ़े बिना वे कुछ अधूरा नहीं कहना चाहते, पर इतना निश्चित है कि यह खाता उसके पिता की सत्यनिष्ठा से जुड़ा है। हरिनारायण तिवारी नाम सुनते ही सावित्री की आंखें भर आईं। उसने चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि इतने वर्षों बाद रोना कमजोरी नहीं, किसी खोई हुई छाया का लौटना लग रहा था। उधर बाहर राघव मोबाइल पर पिता को फोन कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, मगर शब्दों में घबराहट फिसल रही थी। उसने कहा कि मामला गंभीर है। सावित्री के नाम बहुत बड़ा खाता निकला है। दूसरी ओर शायद कैलाश चुप रह गए होंगे, क्योंकि राघव बार बार पूछ रहा था, बाबूजी, आपको कुछ पता था क्या? बैंक की कांच दीवारों के पार सावित्री ने उसे देखा। जीवन भर जिसने उसे प्रश्नों के लायक नहीं समझा, वह आज उसके नाम के पीछे छिपे उत्तरों से भयभीत था। समय सचमुच सबसे बड़ा न्यायाधीश है। राघव की सफेद कार जब गली से मुख्य सड़क पर निकली तो बनारस अपने रोज के शोर में जाग चुका था। मंदिरों की घंटियां, दूध वालों की साइकिलें, कचौड़ी तलते तेल की गंध और गंगा की ओर जाते यात्रियों की भीड़, सब कुछ जीवन से भरा था। पर सावित्री के भीतर एक अजीब सूना कुआं था। राघव मोबाइल पर किसी व्यापारी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बीच बीच में उसे तिरछी नजर से देखता, जैसे उसका अस्तित्व ही उसके लिए बोझ हो। उसने कहा कि बैंक में चुप रहना, क्योंकि पैसों की बातें समझदार लोग करते हैं। सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा।
सड़क पर एक बूढ़ा फूल वाला गेंदे की मालाएं बेच रहा था और एक छोटी लड़की अपनी माँ का आंचल पकड़े बैंक के बाहर खड़ी थी। उसे अपना बचपन याद आया, जब पिता वेतन के कुछ सिक्के लाकर माँ के पुराने डिब्बे में रखते और कहते कि धन कम हो तो भी मन बड़ा रखना चाहिए। आज उसके पास अचानक इतना धन था, फिर भी वह अपने भीतर वैसी ही गरीब लड़की महसूस कर रही थी, जिसे केवल पिता के हाथ का स्पर्श अमीर बनाता था। शायद असली संपत्ति वही थी जो अपमान में भी मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे। अरविंद ने धीरे से कहा कि सावित्री जी, आगे कोई भी कदम आपकी इच्छा से होगा। यह सुनकर उसने पहली बार साफ आवाज में पूछा कि क्या वह दस्तावेजों की प्रतिलिपि ले सकती है। अरविंद ने तुरंत सहमति दी। वह छोटा सा प्रश्न उसके जीवन का बड़ा मोड़ था। अब वह किसी की अनुमति से सांस लेने वाली स्त्री नहीं रहना चाहती थी। बाहर राघव की परछाई कांच पर पड़ी हुई थी, लंबी और बेचैन। सावित्री ने उस परछाई को देखा और मन में सोचा कि आज केवल खाते का बैलेंस नहीं खुला, एक विवाह का सत्य भी खुल गया। कक्ष का दरवाजा फिर खुला। राघव भीतर आया, पर इस बार उसकी चाल में वह अकड़ नहीं थी। उसने सावित्री के पास बैठने की कोशिश की और बहुत धीमे स्वर में कहा कि जो भी है हम दोनों मिलकर संभालेंगे। सावित्री ने उसकी ओर देखा। उसके मन में बीते वर्षों की हर चोट एक एक कर उठी। दहेज के ताने, संतानहीनता के दोष, पिता की गरीबी पर कटाक्ष, त्योहारों पर अकेलापन और आज बैंक में सार्वजनिक अपमान। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी इस बार दीवार नहीं थी, वह दर्पण थी जिसमें राघव को अपना चेहरा देखना था। अरविंद ने दस्तावेजों की प्रतियां लाने के लिए कर्मचारी को भेजा। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। सावित्री ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई पुराना भय धीरे धीरे पीछे हट रहा है, पर उसके स्थान पर क्रोध नहीं, गहरा दुख बैठ रहा है। वह धन पाकर भी विजयी नहीं महसूस कर रही थी, क्योंकि विजय तभी मीठी होती है जब अपने लोग साथ खड़े हों। यहां तो अपने ही लोग उसके गिरने की प्रतीक्षा करते रहे थे। फिर भी उसके पिता ने शायद उसे सिखाया था कि टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी टूटकर ही मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति पहचानता है। दस्तावेज हाथ में लेते समय सावित्री ने फाइल के पहले पन्ने पर अपना पूरा नाम देखा, सावित्री हरिनारायण तिवारी शर्मा। इतने वर्षों में शर्मा घर ने उसके पिता का नाम जैसे मिटा दिया था, पर बैंक के कागजों में वह अब भी जीवित था। उसने उंगली से उस नाम को हल्के से छुआ। राघव ने उस स्पर्श को देखा और बेचैन हो उठा। उसे लगा कि यह स्त्री अब केवल उसकी पत्नी नहीं, अपने पिता की बेटी बनकर खड़ी हो रही है। यही भय उसे सबसे अधिक था, क्योंकि पिता की दी हुई गरिमा किसी पति की दी हुई अनुमति से बड़ी होती है। बैंक से बाहर निकलते समय अरविंद मिश्रा स्वयं दरवाजे तक आए। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर कहा कि जब भी वह चाहें पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी और किसी दबाव में कोई दस्तखत न करें। यह वाक्य राघव के कानों में चुभ गया, पर सावित्री के लिए वह कवच बन गया। बाहर धूप तेज हो चुकी थी। शहर वही था, गाड़ियां वही थी, धूल वही थी, पर सावित्री को लगा कि उसके कदमों के नीचे धरती थोड़ी बदल गई है। आज अपमान से शुरू हुई सुबह ने उसके भीतर एक लंबी अनिवार्य यात्रा का द्वार खोल दिया था। कार में बैठते ही राघव ने दरवाजा जोर से बंद किया, पर कुछ देर तक बोला नहीं। सावित्री ने भी चुप्पी ओढ़ ली। रास्ते में मंदिरों की घंटियां, रिक्शों की आवाजें और दुकानों की पुकारें फिर सुनाई देने लगी, लेकिन अब हर ध्वनि के बीच उसे पिता की अंतिम सांसों का वह वाक्य सुनाई दे रहा था कि बेटी, जब संसार तुझे खाली समझे तब अपने भीतर छिपे सत्य को याद करना। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। बैंक में झुका मैनेजर किसी संपत्ति के आगे नहीं, उस सत्य के आगे झुका था जिसे उसने अब तक खुद भी नहीं खोला था। रामपुर घाट का वह छोटा सा गांव बनारस से अधिक दूर नहीं था, पर वहां समय किसी पुराने पीपल की छाया में धीरे धीरे चलता था। सुबह गंगा की धुंध से खुलती और शामें मंदिर की आरती में डूबकर सो जाती। सावित्री तब बहुत छोटी थी जब उसने पहली बार समझा कि गरीबी केवल खाली बर्तन की आवाज नहीं होती, बल्कि माँ के चेहरे पर छिपाई गई चिंता और पिता की जेब में मुड़े हुए वेतन पत्र की खामोशी भी होती है। फिर भी उसके घर में दुख का अंधेरा कभी पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि हरिनारायण तिवारी अपने टूटे चश्मे के पीछे से आशा देखना जानते थे। हरिनारायण गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे और उनका घर मिट्टी, ईंट और पुस्तकों से बना हुआ एक संसार था। दीवारों पर चूना झड़ता रहता, बरसात में छत टपकती, पर भीतर तुलसी के पास रखा दिया हर शाम अवश्य जलता।
सावित्री की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिता ही उसके गुरु, माता, मित्र और छाया बन गए। वे उसे अक्षर सिखाते हुए कहते कि ज्ञान मनुष्य का दूसरा जन्म है। जब लड़की पढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं, 7 पीढ़ियों की बंद खिड़कियां खुलती हैं। सावित्री को याद था कि पिता कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, पर अन्याय देखकर उनकी आंखें कठोर हो जाती थी। विद्यालय में जब अमीर घरों के लड़के गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते तो वे डंडे से नहीं, एक कहानी से उन्हें रोकते। वे कहते कि राजमहल की नींव भी उसी मिट्टी से बनती है जिसे किसान अपने पैर से छूता है। शाम को वे गीता खोलकर बैठते और सावित्री से श्लोक पढ़वाते, फिर सरल भाषा में समझाते कि कर्म का फल कभी खोता नहीं, बस उसके लौटने का समय मनुष्य नहीं चुन सकता। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे उत्तर देना बहुत पहले छोड़ देना पड़ा था, क्योंकि इस घर में उसके शब्द हमेशा उसके विरुद्ध हथियार बन जाते थे। विवाह के शुरुआती दिनों में उसने कई बार समझाने की कोशिश की थी कि गरीबी अपराध नहीं होती और स्त्री का सम्मान दहेज के संदूक से नहीं तौला जाना चाहिए, लेकिन हर बार कमला देवी ने उसे पिता की औकात याद दिलाई और राघव ने यह कहकर मुंह फेर लिया कि भावुक बातों से व्यापार नहीं चलता। आज भी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पिता का चेहरा याद आया, शांत, थका हुआ पर उज्जवल। गांव की औरतें अक्सर कहती कि हरिनारायण ने बेटी को बहुत सिर चढ़ा रखा है। कोई पूछता कि इतनी पढ़ाई कराकर क्या करेगी, आखिर जाना तो ससुराल ही है। पिता मुस्कुरा देते, पर सावित्री उस मुस्कान के नीचे छिपा दर्द पहचानती थी। वे उसे नदी किनारे ले जाते और कहते कि बेटी, गंगा हर घाट पर झुकती है, पर किसी की दासी नहीं बनती। जीवन में विनम्र रहना, पर अपनी आत्मा को किसी के पैरों में मत रखना। सावित्री तब अर्थ नहीं समझती थी, पर शब्द उसके भीतर बीज की तरह गिरते चले गए। सावित्री का बचपन साधारण था, मगर उसमें एक अदृश्य गरिमा थी। त्योहारों पर जब दूसरे घरों में नए कपड़े आते तो पिता उसकी पुरानी साड़ी से गुड़िया का लहंगा बना देते। दीपावली पर वे महंगे पटाखे नहीं खरीदते, पर मिट्टी के 14 दिए जलाकर कहते कि प्रकाश खरीदना नहीं पड़ता, उसे बचाना पड़ता है। होली पर घर में सिर्फ अबीर होता, पर पिता हंसकर उसका माथा रंग देते। सावित्री कभी कभी मन ही मन चाहती कि उसके पास भी चमकीले कंगन हो, पर पिता की उंगलियों का स्नेह उसे हर अभाव से बड़ा लगता। एक वर्ष सावन में गंगा बहुत चढ़ाई थी। गांव के लोग डरते हुए भी घाट पर जाते, क्योंकि नदी से उनका भय भी जुड़ा था और जीवन भी। उसी मौसम में एक घटना हुई जिसकी पूरी गहराई सावित्री बहुत बाद में समझ सकी। एक शाम पिता विद्यालय से लौटे तो उनके कपड़े कीचड़ और रक्त से सने थे। उनके कंधे पर चोट थी और चेहरे पर थकान। उन्होंने बस इतना कहा कि सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी, किसी यात्री की जान बचानी पड़ी। सावित्री रो पड़ी, पर पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि किसी की सांस बच जाए तो अपनी पीड़ा हल्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आई, जैसी गाड़ी लोगों ने केवल शहर में देखी थी। उससे उतरे व्यक्ति के साथ 2 सहायकों ने बहुत सम्मान से हरिनारायण को प्रणाम किया। वह देवेंद्र मल्होत्रा थे, बनारस और इलाहाबाद तक व्यापार फैलाए हुए बड़े व्यापारी। वही दुर्घटना में घायल हुए थे और हरिनारायण ने रात के अंधेरे में उन्हें खाई से निकालकर बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था। देवेंद्र ने धन देना चाहा, पर पिता ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैंने मनुष्य को बचाया है, सौदा नहीं किया। उस दिन सावित्री ने पहली बार देखा कि अमीरी भी कभी कभी गरीबी के सामने झुकती है। देवेंद्र मल्होत्रा जाते जाते बहुत देर तक आंगन में खड़े रहे। वे बार बार कहते कि तिवारी जी, आपने मेरा जीवन लौटा दिया है, इसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। पिता ने उत्तर दिया कि यदि सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवा दीजिए। देवेंद्र ने सावित्री को देखा, जो दरवाजे की ओट से झांक रही थी। उनकी आंखों में कुछ करुण और गंभीर उतर आया। उन्होंने पूछा कि यह आपकी बेटी है। पिता ने गर्व से कहा, हाँ, मेरी सावित्री, मेरी सबसे बड़ी पूंजी। सावित्री उस शब्द पर शर्मा गई, पर उसे लगा जैसे पिता ने सचमुच उसे सोने से तौल दिया हो। उस दिन के बाद भी जीवन पहले जैसा ही चलता रहा। घर में अतिरिक्त पैसा नहीं आया, पिता के कपड़े वही रहे और सावित्री की किताबें अब भी पुराने छात्रों से मिली हुई होती। उसने कई बार पूछा कि बाबूजी, वह बड़े सेठ फिर आएंगे क्या? पिता मुस्कुरा देते और कहते कि अच्छे कर्मों को बार बार दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती।
सावित्री ने समझ लिया कि पिता ने किसी सहायता को स्वीकार नहीं किया। उसे इस बात पर गर्व भी था और डर भी, क्योंकि गरीबी का रास्ता कठिन था। पर पिता का माथा कभी झुका नहीं और वही उसका सबसे बड़ा पाठ बन गया। विद्यालय से लौटकर सावित्री अक्सर पिता के साथ बच्चों को पढ़ाती। वह छोटी थी, फिर भी उससे छोटे बच्चों को अक्षर लिखना सिखाती और उनकी तख्तियां साफ कराती। पिता कहते कि सेवा से ज्ञान को जड़ मिलती है। जब कोई बच्ची स्कूल छोड़ देती क्योंकि घरवालों ने कहा कि अब काम सीखो, तो सावित्री कई दिनों तक उदास रहती। वह पिता से पूछती कि क्या लड़कियों का भाग्य पहले से लिख दिया जाता है। पिता कहते कि भाग्य पत्थर पर नहीं, साहस पर लिखा जाता है। पर समाज की उंगलियां बहुत कठोर होती हैं। उनसे बचने को शिक्षा और आत्मसम्मान दोनों चाहिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और सावित्री किशोरी हो गई। उसका चेहरा सांवला था, आंखें बड़ी और शांत, चाल में लज्जा थी पर बुद्धि में स्पष्टता। गांव के मेले में जब लड़कियां चूड़ियां चुनती, वह किताबों की दुकान पर खड़ी हो जाती। कई लोग कहते कि इतनी समझदार लड़की ससुराल में मुश्किल से निभेगी, क्योंकि दुनिया को चुप स्त्री चाहिए, सोचती हुई स्त्री नहीं। पिता यह सुनकर गहरी सांस लेते। वे जानते थे कि बेटी को पढ़ा देना आसान है, पर उसे ऐसे समाज में भेजना कठिन, जहां स्त्री के गुण भी उसके विरुद्ध प्रमाण बन जाते हैं। हरिनारायण की सेहत अचानक गिरने लगी। पहले खांसी आई, फिर बुखार, फिर लंबी थकान। डॉक्टर ने शहर में जांच की सलाह दी, पर पैसे की कमी और पिता की जिद दोनों रास्ता रोकते रहे। सावित्री ने अपनी छोटी छोटी बचत निकालकर दवा खरीदी, पर बीमारी धीरे धीरे भीतर फैलती गई। उस समय पिता की आंखों में एक अजीब बेचैनी रहने लगी, मानो वे कोई अधूरा काम पूरा करना चाहते हों। एक रात उन्होंने लोहे का पुराना संदूक खोला और बहुत सावधानी से एक सीलबंद लिफाफा निकाला। उस पर सावित्री का नाम लिखा था, पिता की कांपती लिखावट में। उन्होंने लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहा कि इसे अभी मत खोलना। सावित्री घबरा गई और रोते हुए बोली कि बाबूजी, ऐसी बात क्यों करते हैं। पिता ने उसका चेहरा अपने दुर्बल हाथों में लिया और कहा कि हर जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब बाहर कोई सहारा नहीं दिखता। तब मनुष्य को अपने भीतर और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में सहारा ढूंढना पड़ता है। यह लिफाफा उसी दिन के लिए है, जब घर की दीवारें भी तुम्हारी आवाज सुनने से इनकार कर दें। तब इसे खोलना, उससे पहले नहीं, चाहे कितनी कठिनाई आए। बैंक शहर के पुराने बाजार और नए व्यापारिक इलाके के बीच खड़ा था, जहां कांच के दरवाजे और संगमरमर की फर्श बनारस की धूल से अलग दुनिया रचते थे। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने राघव को पहचानकर सलाम किया, क्योंकि शर्मा सिल्क हाउस कभी शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिना जाता था। राघव ने सलाम ऐसे स्वीकार किया जैसे वह जन्म से किसी सिंहासन का अधिकारी हो। सावित्री उसके पीछे पीछे चली, अपनी साड़ी का किनारा संभालती हुई। भीतर ठंडी हवा चली, पर उसके हथेलियों में पसीना था, मानो इस भवन की दीवारें कोई छिपा हुआ फैसला सुनाने वाली हों। सावित्री ने उस रात बहुत रोया, पर पिता ने उसे रोने नहीं दिया। वे बोले कि बेटी, दुख से भागना मत, पर दुख को अपना स्वामी भी मत बनने देना। यदि विवाह हो तो घर बचाना, पर अपने सम्मान को जलाकर चूल्हा मत जलाना। पति का घर मंदिर हो सकता है, पर मंदिर में भी देवता और भक्त दोनों की गरिमा होती है। सावित्री ने सिर हिलाया, पर उसके बालमन को यह सब बहुत भारी लगा। वह केवल इतना चाहती थी कि पिता ठीक हो जाए और सुबह फिर विद्यालय की घंटी बजाते हुए लौटे। पर जीवन प्रार्थनाओं को हमेशा वैसा उत्तर नहीं देता जैसा मन चाहता है। पिता के निधन के दिन गंगा के ऊपर धुंध बहुत गहरी थी। गांव के लोग आए, शोक जताया और फिर अपने अपने जीवन में लौट गए। सावित्री ने चिता के सामने खड़े होकर ऐसा खालीपन महसूस किया जैसे धरती अचानक पैरों के नीचे से हट गई हो। मुखाग्नि की व्यवस्था रिश्तेदारों ने की, पर असली अग्नि उसके भीतर लगी थी। उसने पिता का संदूक, किताबें और वह लिफाफा संभाल कर रख लिया। कई लोगों ने सलाह दी कि अब लड़की अकेली है, शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। सावित्री ने पहली बार जाना कि पिता की मृत्यु के साथ ही समाज की दृष्टि बदल जाती है। कैलाश शर्मा का रिश्ता उसी समय आया। शर्मा परिवार बनारस में लुंगी, साड़ी और बनारसी रेशम के व्यापार के लिए जाना जाता था। उनकी हवेली थी, दुकान थी, मंदिरों में दान का नाम था और समाज में आदर था। गांव के रिश्तेदारों को लगा कि सावित्री का भाग्य खुल गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि इतना बड़ा घर एक गरीब शिक्षक की बेटी को क्यों स्वीकार कर रहा है। कैलाश ने मीठे शब्दों में कहा कि उन्हें संस्कारी बहू चाहिए,
धन नहीं। कमला देवी ने भी पहली भेंट में मुस्कुराकर सावित्री को बेटी कहा, पर उस मुस्कान के पीछे हिसाब किताब की छाया सावित्री तब नहीं पहचान सकी। राघव से पहली मुलाकात में सावित्री बहुत संकोच में थी। वह शहर में पला, सुशिक्षित, सुंदर और आत्मविश्वासी था। उसने अधिक बात नहीं की, बस इतना पूछा कि वह खाना बनाना जानती है या नहीं और शहर के तौर तरीके सीख पाएगी या नहीं। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा कि सीखने में उसे संकोच नहीं। भीतर कहीं वह चाहती थी कि वह उससे किताबों, गंगा या पिता के बारे में पूछे, पर पुरुष अक्सर विवाह से पहले स्त्री का मन नहीं, उसकी उपयोगिता देखते हैं। फिर भी उसने सोचा कि शायद समय के साथ स्नेह जन्म लेगा। यही आशा स्त्रियों को अजनबी घरों तक ले जाती है। विवाह सादगी से हुआ, क्योंकि सावित्री की ओर से देने को बहुत कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने मिलकर भोजन बनाया, पिता के पुराने मित्रों ने कन्यादान में हाथ बंटाया और सावित्री ने लाल साड़ी पहनकर पिता की तस्वीर के सामने प्रणाम किया। विदा के समय उसकी हथेली में वही लिफाफा छिपा था जिसे उसने अपने कपड़ों के बीच रख लिया था। बैलगाड़ी से सड़क तक जाते हुए वह पीछे मुड़ती रही। मिट्टी का घर, तुलसी का चौरा, विद्यालय की घंटी, गंगा की हवा, सब धीरे धीरे पीछे छूटते गए। उसे लगा जैसे उसका बचपन उसी धूल में बैठा रो रहा है। शर्मा हवेली में प्रवेश करते समय ढोलक बजी, आरती हुई और दहलीज पर चावल का कलश रखा गया। सावित्री ने पांव से उसे हल्के से ठेला तो दाने भीतर बिखर गए। लोगों ने कहा कि लक्ष्मी आई है। कमला देवी ने उसके कान में धीरे से कहा कि लक्ष्मी वही होती है जो घर की तिजोरी भर दे। सावित्री ने समझा नहीं, या शायद समझकर भी अनसुना कर दिया। विवाह के बाद के शुरुआती दिनों में वह हर काम में मन लगाती रही। सुबह पूजा, फिर रसोई, फिर बुजुर्गों के पैर छूना, फिर घर के अनगिनत नियम। वह चाहती थी कि सेवा से उसे अपनापन मिले। धीरे धीरे बातों का स्वर बदलने लगा। कमला देवी ने पहले मजाक में कहा कि आजकल मास्टर लोग भी बेटी की शादी बिना ठीक ठाक दहेज के कर देते हैं। फिर वही मजाक तानों में बदल गया। कैलाश कभी सीधे कुछ न कहते, पर उनका मौन कमला के शब्दों को अनुमति देता था। राघव पहले चुप रहता, फिर ऊबकर कहने लगा कि मां की बात दिल पर मत लिया करो। सावित्री सोचती कि जो बात प्रतिदिन दिल को चीरती है उसे दिल पर न लेना कैसे संभव है, पर उसने पिता की सीख याद कर चुप्पी को अपना आभूषण बना लिया। उसने कई बार लिफाफा खोलने का विचार किया। जब पहली बार कमला देवी ने उसके पिता को निकम्मा कहा, जब राघव ने मेहमानों के सामने कहा कि गांव की लड़कियां सिर्फ साड़ी संभालना जानती हैं, जब उसे त्योहार पर मायके जाने से रोका गया क्योंकि वहां अब कौन है, तब उसके हाथ संदूक की ओर बढ़े, पर हर बार वह रुक गई। उसे लगा कि अभी दीवारें पूरी तरह बहरी नहीं हुई, अभी शायद कोई दिन बदल सकता है। वह पिता की अंतिम आज्ञा को भय से नहीं, श्रद्धा से निभा रही थी। उसे क्या पता था कि वह लिफाफा एक दिन बैंक की स्क्रीन पर खुली नियति से जुड़ जाएगा। वर्ष बीतते गए और सावित्री ने अपने भीतर पिता का घर बचाकर रखा। वह चुपचाप रसोई में बच्चों को बचे हुए कागज पर अक्षर बनाना सिखाती, नौकरानी की बेटी को पुरानी किताबें देती और मंदिर जाते समय गंगा किनारे खड़ी होकर पिता से मन ही मन बात करती। कोई नहीं जानता था कि इस चुप स्त्री के भीतर कितना विशाल संसार है। शर्मा घर को वह केवल गरीब बहू दिखती थी, पर गरीबी की राख के नीचे पिता की दी हुई अग्नि जीवित थी। वह अग्नि प्रतिशोध की नहीं, सत्य की थी, और सत्य को अपना समय पहचानना आता है। अब बैंक से लौटती कार में बैठी सावित्री को अपना पूरा अतीत एक लंबी नदी की तरह याद आ रहा था। रामपुर घाट, पिता का हाथ, देवेंद्र मल्होत्रा की झुकी आंखें, सीलबंद लिफाफा, विवाह की विदाई और हवेली के ताने, सब एक ही धारा में मिल गए थे। राघव बगल में बैठा फोन पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था, पर सावित्री को अब उसकी आवाज दूर से आती लगी। वह समझ चुकी थी कि पिता ने उसे केवल धन नहीं छोड़ा होगा, बल्कि एक ऐसा सत्य छोड़ा है जो उसकी आत्मा को फिर सीधा खड़ा कर सके। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर नाम पूछा। राघव ने जल्दी से कहा कि उन्हें शाखा प्रबंधक अरविंद मिश्रा से मिलना है, व्यापारिक ऋण के कागज पूरे करने हैं। लड़की ने कंप्यूटर देखा और विनम्रता से कहा कि पत्नी की उपस्थिति भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ सहमति पत्र संयुक्त संपत्ति और पारिवारिक उत्तरदायित्व से जुड़े हैं। राघव के चेहरे पर झुंझलाहट फैल गई। उसने सावित्री की ओर ऐसे देखा जैसे वह अचानक किसी परेशानी का कारण बन गई हो। सावित्री चुप रही।
मगर उसके भीतर यह प्रश्न कांपा कि जिस संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं, उसके कर्ज में उसका नाम क्यों चाहिए। हवेली का दरवाजा सामने दिखा तो सावित्री ने अपनी मुट्ठी कस ली। भीतर वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जिन्होंने उसे वर्षों तक खाली समझा था। आज उन्हें पता चलने वाला था कि खाली कौन था, उसका खाता या उनका मन। पर सावित्री के भीतर विजय का शोर नहीं था। वहां केवल पिता की कोमल आवाज थी जो कहती थी कि बेटी, कर्म का अर्थ किसी को जलाना नहीं, अंधेरे में दीपक रख देना है। उसने आंखें खोलकर हवेली को देखा। अब वही घर जहां वह दासी की तरह आई थी, उसके साहस की परीक्षा का अगला दरवाजा बनने वाला था। शर्मा हवेली बाहर से जितनी उजली दिखती थी, भीतर उतनी ही अनकही परछाइयां संभाले हुए थी। ऊंचे दरवाजे पर पीतल की बड़ी कुंडी थी। आंगन में संगमरमर बिछा था और दीवारों पर पुराने पूर्वजों के चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे हर आने जाने वाले को परखती रहती। सावित्री जब पहली बार वहां आई थी तो लोगों ने कहा था कि उसका भाग्य खुल गया, पर उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि सोने की सलाखें भी सलाखें ही होती हैं। उस घर में वस्तुएं चमकती थी, पर शब्द अक्सर कालिक से भरे निकलते थे। कमला देवी के लिए बहू का अर्थ सेवा, मौन और दहेज से नापी गई उपयोगिता था। सुबह 5 बजे सावित्री उठती, पहले तुलसी को जल देती, फिर रसोई में चाय चढ़ाती, फिर नाश्ते की तैयारी करती। गलती चाहे नमक की हो या मौसम की, दोष उसी का होता। यदि दाल पतली हो जाए तो कहा जाता कि गरीब घर की लड़की को स्वाद क्या मालूम, और यदि रोटी नरम बने तो भी ताना मिलता कि केवल रोटी से घर नहीं चलता, तिजोरी भी भरनी पड़ती है। सावित्री हर वाक्य अपने भीतर रखती जाती, जैसे कोई नदी पत्थर निगलती हुई बहती रहे। राघव विवाह के शुरू के दिनों में इतना कठोर नहीं था, पर वह कभी सचमुच स्नेही भी नहीं हुआ। वह दुकान, ग्राहकों और व्यापारिक बैठकों में व्यस्त रहता और घर लौटकर मां की शिकायतों से अपना निर्णय बना लेता। यदि कमला देवी कहती कि सावित्री आलसी है, तो वह पूछता नहीं कि दिन भर उसने क्या किया। यदि वे कहती कि बहू मनहूस है, तो वह चुप रहकर उस झूठ को जगह दे देता। सावित्री ने समझा कि कभी कभी अन्याय करने वाला वह नहीं होता जो चिल्लाता है, बल्कि वह होता है जो सुनकर भी मौन रहता है। सावित्री ने उस सुबह अपनी हल्की पीली साड़ी बहुत धीरे धीरे पहनी थी, जैसे हर मोड़ पर कोई पुरानी याद अटक रही हो। बनारस की संकरी गली में सूरज अभी पूरी तरह नहीं उतरा था, पर घर के भीतर आवाजें पहले ही तेज हो चुकी थी। राघव ने कमरे के बाहर से तीसरी बार पुकारा था, और हर पुकार में ऐसा अपमान था जैसे वह पत्नी को नहीं, किसी नौकरानी को बुला रहा हो। सावित्री ने मांग में सिंदूर भरा, फिर शीशे में अपनी आंखों को देखा, जिनमें रात भर की नींद नहीं, बस सहने की आदत बची थी। घर में मीरा ही ऐसी थी जिसकी आंखों में कभी कभी सावित्री के लिए सच्ची कोमलता दिखती। वह राघव की छोटी बहन थी, कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, पर कमला देवी कहती कि लड़की की पढ़ाई से ज्यादा अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। सावित्री ने चुपचाप अपनी बची हुई छोटी रकम से उसकी परीक्षा की फीस भरवाई, जो उसे पिता के संदूक से मिली कुछ पुरानी बचत बेचकर मिली थी। मीरा ने रोकर उसके पैर छूना चाहा, पर सावित्री ने रोक लिया। उसने कहा कि बहन के सपनों पर उपकार नहीं किया जाता। उस दिन मीरा ने पहली बार उसे भाभी नहीं दीदी कहा, पर उस घर में किसी की छोटी भलाई भी छिपकर ही की जा सकती थी। जब कमला देवी को पता चला कि मीरा कॉलेज जा रही है, तो उन्होंने सावित्री पर आरोप लगाया कि वह लड़की के मन में घर के विरुद्ध आग भर रही है। राघव ने भी कहा कि घर के निर्णयों में दखल देने की जरूरत नहीं। सावित्री ने बताना चाहा कि पढ़ाई अपराध नहीं, पर शब्द गले में अटक गए। उसे पिता की याद आई, जो कहते थे कि लड़की की शिक्षा 7 पीढ़ियों की खिड़कियां खोलती है। यहाँ खिड़कियां खुलने से पहले ही कुंडियां चढ़ा दी जाती थी। विवाह के तीसरे वर्ष तक घर की निगाहें सावित्री की कोख पर टिक गई। पूजा, व्रत, दवाइयां, वैद्य, मंदिर, तांत्रिक, सबकी कतार लग गई, पर किसी ने राघव की जांच की बात तक न सोची। कमला देवी कहती कि बहू खाली हाथ आई थी, अब कोख भी खाली है। यह वाक्य सावित्री को सबसे भीतर तक काटता। रात में वह चुपचाप रोती, क्योंकि मातृत्व की इच्छा उसके भीतर भी थी, पर उससे अधिक चोट इस बात की थी कि उसे स्त्री नहीं, वंश बढ़ाने की जमीन समझा जा रहा था। उसका दुख भी उसका अपना नहीं रहने दिया गया था। राघव उस विषय पर असहज होकर गुस्सा हो जाता। कभी कभी वह देर रात लौटता, शराब की हल्की गंध के साथ, और कहता कि दुकान का तनाव काफी है, घर में रोना मत शुरू करना।
सावित्री उसके पैरों के पास बैठकर तेल लगाने की कोशिश करती तो वह पैर खींच लेता। उसके लिए पत्नी का स्पर्श स्नेह नहीं, बोझ बन गया था। फिर भी सुबह वह उसके लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और देवी के सामने उसके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती। स्त्रियां अक्सर जिनके लिए रोती हैं, उन्हीं के लिए दीपक भी जलाती हैं। समय के साथ व्यापार में दरारें दिखने लगी। पहले छोटे ऑर्डर रुके, फिर बड़े ग्राहक देर से भुगतान करने लगे। राघव ने आधुनिक शोरूम खोलने के नाम पर भारी निवेश किया, महंगे विज्ञापन दिए और नकली चमक के पीछे असली हिसाब भूल गया। कैलाश पुराने अनुभव के भरोसे उसे रोकना चाहते थे, पर पुत्र पर गर्व उनकी सावधानी से बड़ा था। उधार बढ़ा, माल अटका और बुनकरों का भुगतान देर से होने लगा। घर में जब भी व्यापार की चिंता उठती, कमला देवी कहती कि बहू के कदम पड़ते ही लक्ष्मी रूठ गई। राघव ने कभी इस अंधविश्वास का विरोध नहीं किया। उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया। सामने दीवार पर लक्ष्मी जी की छोटी सी तस्वीर थी, नीचे ताजे गेंदे के फूल रखे थे। सावित्री ने उस तस्वीर की ओर देखा और अनायास सोचने लगी कि लोग धन की देवी को पूजते हैं, पर घर की स्त्री को अपमानित करते हुए कभी नहीं डरते। राघव कुर्सी पर फैलकर बैठा था, जैसे पूरी जगह उसी की हो। उसने धीमे स्वर में, मगर इतनी आवाज में कि पास बैठे लोग सुन लें, कहा कि आज कोई मूर्खता मत करना। तुम्हारे नाम का कागज सिर्फ औपचारिकता है, असली बात मुझसे होगी। सावित्री को बुनकरों की हालत देखना सबसे कठिन लगता था। कई कारीगर पीढ़ियों से शर्मा परिवार के लिए साड़ियां बुनते थे। उनकी आंखें धागों की महीन चमक में कमजोर हो चुकी थीं। जब भुगतान रुकता तो उनके घरों में चूल्हा ठंडा पड़ता। एक बार बूढ़े बुनकर इदरीस चाचा घर आए और कैलाश के सामने हाथ जोड़कर बोले कि बेटी की शादी है, कुछ बकाया मिल जाए। कैलाश ने उन्हें टाल दिया। सावित्री ने रसोई से सुन लिया। उस रात उसने अपनी मां की बची हुई चांदी की पायल मीरा के हाथ से बेचवाई और कुछ पैसा इदरीस चाचा तक पहुंचाया। जब इदरीस चाचा ने अगले दिन दरवाजे पर आकर सावित्री को दूर से दुआ दी, तो कमला देवी ने शक से पूछा कि यह बूढ़ा तुम्हें क्यों आशीर्वाद दे रहा था। सावित्री ने कहा कि शायद वह घर के लिए दुआ कर रहा था। कमला देवी हंस पड़ी और बोली कि गरीबों की दुआ से व्यापार नहीं चलता, पूंजी चाहिए। सावित्री ने मन में सोचा कि जिस व्यापार की नींव गरीबों की उंगलियों पर टिकी हो, वह उनकी दुआ के बिना कैसे टिक सकता है। पर यह बात कहने का साहस उसने नहीं किया, क्योंकि सत्य हमेशा सुनने वालों के योग्य नहीं होता। राघव का स्वभाव व्यापार की गिरावट के साथ और कठोर होता गया। वह घर में छोटी छोटी बातों पर फट पड़ता, नौकरों को डांटता, मीरा की पढ़ाई रोकने की धमकी देता और सावित्री को अशुभ कहकर कमरे से निकल जाने को कहता। एक शाम उसने मेहमानों के सामने मजाक में कहा कि उसकी पत्नी को बैंक और बैलेंस का फर्क नहीं मालूम। सब हंस पड़े। सावित्री ने भी मुस्कुराने का अभिनय किया, क्योंकि रोना उस हंसी को और बड़ा बना देता। भीतर जाकर उसने दीवार पकड़ी और बहुत देर तक खड़ी रही, जैसे शरीर में हड्डियां बची ही न हो। कई बार उसे लगता कि वह पिता का लिफाफा खोल दे, पर फिर सोचती कि क्या अपमान की सीमा यही है। शायद हर स्त्री अपने दुख को छोटा मानते मानते इतनी बड़ी पीड़ा सह जाती है, जिसे देखकर पर्वत भी कांप जाए। वह स्वयं को समझाती कि घर टूटना नहीं चाहिए, राघव बदल सकता है। कमला देवी वृद्ध हैं, कैलाश पर व्यापार का दबाव है, लेकिन हर कारण उसके घाव को केवल ढकता भरता नहीं। उसके भीतर कहीं एक शांत साक्षी बैठा था, जो सब गिन रहा था। वही साक्षी शायद कर्मा का पहला रूप होता है। मीरा ने एक रात सावित्री से कहा कि दीदी, आप क्यों सहती हैं? वे दोनों छत पर थीं, जहां बनारस की रात में दूर दूर तक मंदिरों की घंटियां और कुत्तों के भौंकने की आवाज मिल रही थी। सावित्री ने धीरे से कहा कि हर सहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी प्रतीक्षा भी होती है। मीरा ने पूछा, किस बात की प्रतीक्षा? सावित्री उत्तर न दे सकी। शायद वह प्रेम की प्रतीक्षा कर रही थी, शायद न्याय की, शायद पिता के किसी अदृश्य संकेत की। उसने बस मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम पढ़ना मत छोड़ना, चाहे घर कितनी भी दीवारें खड़ी करे। ऋण का दबाव बढ़ा तो कैलाश ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। बड़े कमरे में पीतल का पंखा घूम रहा था और मेज पर खातों की फाइलें रखी थीं। राघव ने कहा कि बैंक से नया ऋण लेना होगा, वरना माल छुड़ाना कठिन होगा। कैलाश ने चिंता से पूछा कि सुरक्षा क्या देंगे? राघव ने सहजता से कहा कि कुछ संयुक्त पारिवारिक कागजों में सावित्री के हस्ताक्षर भी लगवा लेंगे। औपचारिकता है,
कमला देवी ने तुरंत कहा कि उसके नाम क्या है। राघव हंसा और बोला कि कुछ नहीं, पर पत्नी का नाम जोड़ने से बैंक को परिवार की जिम्मेदारी दिखेगी। सावित्री उस समय रसोई के पास खड़ी थी और उसने सब सुन लिया। उसके भीतर अजीब सिहरन दौड़ी। जीवन भर जिसे घर की संपत्ति से बाहर रखा गया, अब कर्ज की जिम्मेदारी में उसका नाम याद आया था। वह चाहती थी कि भीतर जाकर पूछे कि मेरे नाम का अर्थ केवल बोझ उठाना है क्या, पर उसने चुपचाप आटा गूंधा। उसकी हथेलियों में चिपका आटा उसे अपने जीवन जैसा लगा, जिसे कोई भी अपनी सुविधा के आकार में बेल देना चाहता था। उस रात उसने पिता के लिफाफे को संदूक से निकालकर देर तक देखा, फिर वापस रख दिया। अगले दिन से राघव का व्यवहार विचित्र रूप से मुलायम होने लगा। उसने सावित्री से कहा कि बैंक चलना पड़ेगा, कुछ कागज हैं। जब उसने पूछा कि कौन से कागज, तो वह झुंझला उठा और बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर तुरंत स्वर बदलकर कहा कि यह घर तुम्हारा भी है। कठिन समय में साथ देना पत्नी का धर्म है। सावित्री ने सोचा कि धर्म शब्द लोग तब सबसे अधिक बोलते हैं जब उन्हें किसी से त्याग चाहिए होता है। उसने जाने की सहमति दे दी, क्योंकि भीतर कहीं उसे लग रहा था कि भाग्य उसे किसी अनजाने मोड़ की ओर ले जा रहा है। बैंक जाने से एक रात पहले कमला देवी ने उसे रसोई में घेर लिया। उन्होंने कहा कि कल वहां कोई मूर्खता न करना, पति जहां कहे वहां दस्तखत कर देना। गरीब घर की लड़की को इतना बड़ा घर मिला है, उसका ऋण जीवन भर नहीं उतरता। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा कि क्या बहू होना ऋणी होना है? कमला देवी की आंखें फैल गई। उन्होंने पहली बार उसकी आवाज में हल्का प्रतिरोध सुना। वे बोली कि जवाब देना सीख गई हो। सावित्री ने सिर झुका लिया, पर भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म बदल चुका था। आत्मसम्मान कभी अचानक नहीं जागता, वह धीरे धीरे राख से उठता है। रात गहरी हुई तो सावित्री ने आंगन में जलते दिए को देखा। हवा बार बार लौ को झुकाती, पर वह बुझती नहीं। उसे लगा कि वह स्वयं भी वही लौ है। उसने संदूक खोला, पिता का लिफाफा हाथ में लिया और छाती से लगा लिया। वह अब भी उसे खोल नहीं पाई। उसने फुसफुसाकर कहा, बाबूजी, क्या समय आ गया है? कोई उत्तर नहीं आया, पर बाहर कहीं शंख बजा। उसने लिफाफा वापस रखा और निश्चय किया कि कल जो भी होगा वह आंखें खोलकर देखेगी। वह अब केवल आदेश मानने नहीं, सत्य को पहचानने जाएगी। सावित्री ने अपनी उंगलियों को आपस में बांध लिया। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा, फिर निगाह झुका ली, जैसे वह किसी अनकहे दुख को पहचान गई हो। बैंक में हर व्यक्ति अपने पैसे, चेक, पासबुक और हस्ताक्षरों की चिंता में था, पर सावित्री को लग रहा था कि आज उसके जीवन का हिसाब खुलने वाला है। उसे पिता हरिनारायण तिवारी की वह बात याद आई कि संसार में सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब अपमान सार्वजनिक हो और आत्मा अकेली रह जाए। उन्होंने कहा था, बेटी, ऐसे क्षण में मौन भी प्रार्थना बन सकता है। बैंक में जो हुआ उसने हवेली की नींव तक हिला दी। लौटते समय राघव की चुप्पी में तूफान छिपा था और सावित्री की चुप्पी में पहली बार शांति थी। हवेली पहुंचते ही कमला देवी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन्होंने पूछा कि काम हो गया या नहीं। राघव ने उत्तर नहीं दिया, बस भीतर चला गया। कैलाश ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि बात साधारण नहीं। सावित्री धीरे धीरे आंगन में आई और उसकी आंखें तुलसी के चौरे पर टिक गईं। वही तुलसी जिसे वह रोज जल देती थी, आज जैसे उसके पक्ष में मौन साक्षी बनकर खड़ी थी। बैठक में राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। कमला देवी, कैलाश, मीरा और सावित्री सब उपस्थित थे। कुछ क्षण कोई बोला नहीं। फिर राघव ने कड़े स्वर में पूछा कि सावित्री के नाम इतना बड़ा ट्रस्ट खाता कैसे है? कमला देवी ने जैसे बिजली खाकर उसे देखा। कैलाश का चेहरा पीला पड़ गया, इतना पीला कि सावित्री ने पहली बार उनके भीतर छिपा भय देखा। मीरा स्तब्ध थी, पर उसकी आंखों में चमकती आशा भी थी। सावित्री ने बहुत धीमे कहा कि मुझे भी आज ही पूरी जानकारी मिली। यह सत्य था, पर अब इस घर में सत्य भी आरोप की तरह सुना जाने वाला था। कमला देवी ने तुरंत शक प्रकट किया कि उसने वर्षों तक सब छिपाकर रखा। उनकी आवाज में पीड़ा नहीं, लालच की चोट थी। वे बोली कि बहू होकर मायके का धन छिपाया, यह कौन सा संस्कार है? सावित्री ने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा और कहा कि जिस धन का मुझे ज्ञान ही नहीं था उसे कैसे छिपाती। फिर भी यदि यह मेरे पिता से जुड़ा है तो उसका निर्णय सोचकर होगा। कमरे में यह वाक्य पत्थर की तरह गिरा। राघव ने कहा कि निर्णय परिवार का होगा। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि परिवार में मेरा सम्मान कब शामिल हुआ था?
यह सुनते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। मीरा ने सांस रोक ली। कमला देवी ने अविश्वास से मुंह खोला और राघव की आंखों में अपमान की आग जल उठी। पर सावित्री अब पीछे नहीं हटी। उसने न चिल्लाया, न रोई, न आरोपों की लंबी सूची गिनाई। बस उसके चेहरे पर वर्षों की थकी हुई गरिमा थी। यही गरिमा राघव को असहनीय लगी, क्योंकि जो स्त्री रोती है उसे दबाया जा सकता है, पर जो शांत होकर सत्य बोलती है उसके सामने झूठ की दीवारें कांपने लगती हैं। कैलाश ने पहली बार नरम स्वर में कहा कि बात समझदारी से करनी चाहिए। सावित्री ने उस रात किसी से अधिक बात नहीं की। वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और संदूक खोलकर पिता का लिफाफा फिर निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर इस बार वह रुकी नहीं। बाहर हवेली में धीमी आवाजों में चर्चा चल रही थी, शायद खाते, रकम और कागजों की। भीतर सावित्री के सामने उसके पिता की लिखावट थी, जो समय की धूल के बावजूद स्पष्ट थी। उसने लिफाफे को माथे से लगाया। उसे लगा कि अब दीवारें सचमुच उसकी आवाज सुनने से इनकार कर चुकी हैं। अब पिता की चुप्पी खोलने का समय आ गया था। शर्मा सिल्क हाउस बनारस की पुरानी गलियों में स्थित था, जहां महीन रेशमी साड़ियों पर सोने चांदी की जरी चमकती थी। कैलाश शर्मा अपने ग्राहकों से बड़ी मधुरता से मिलते, धर्म, परंपरा और परिवार की बातें करते, पर घर लौटते ही उनकी आवाज में एक ठंडी गणना उतर आती। वे सावित्री से सीधे कम बोलते, मगर जब भी बोलते उसमें एहसान का भार होता। कहते कि तुम्हें हमने नाम दिया, घर दिया, सम्मान दिया। सावित्री सोचती कि यदि सम्मान दिया जाता तो उसे हर दिन याद क्यों कराना पड़ता। दान की तरह दिया गया सम्मान वास्तव में अपमान ही होता है। पत्र में लिखा था कि मेरी बेटी, यदि तू यह पढ़ रही है तो समझ कि तेरे जीवन में वह दिन आ गया है जिसके लिए मैंने तुझे पहले से मजबूत बनाना चाहा था। मैंने तुझे धन से दूर रखा, क्योंकि धन मनुष्य को सुरक्षा भी देता है और खतरे में भी डालता है। देवेंद्र मल्होत्रा ने मेरे जीवन में एक ऋण माना, जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, पर उन्होंने तेरे भविष्य के नाम एक व्यवस्था की। मैं चाहता था कि तू पहले अपने श्रम, शिक्षा और आत्मा से जीना सीखे, फिर आवश्यकता पड़ने पर इस सहारे का उपयोग करे। सावित्री के आंसू पन्ने पर गिरने लगे। हर शब्द उसके भीतर किसी बंद कुएं में गिरती रोशनी जैसा था। पत्र आगे कहता था कि देवेंद्र ने एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका अधिकार केवल सावित्री को होगा। यह कोई दहेज नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई पारिवारिक सौदा नहीं, बल्कि उस मनुष्यता का प्रतिफल है जो बिना कीमत के निभाई गई थी। पिता ने लिखा था कि यदि कभी पति, ससुराल या समाज उसके सम्मान को उसके अभाव से तौले, तो वह याद रखे कि उसका मूल्य किसी खाते की राशि से नहीं, उसके चरित्र से है। उस पत्र के साथ कुछ पुराने दस्तावेज भी थे। देवेंद्र मल्होत्रा का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, बैंक की प्रारंभिक रसीदें और एक वकील का पत्र जिसमें ट्रस्ट की शर्तें समझाई गई थी। सावित्री सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, पर इतना स्पष्ट था कि यह धन उसके पिता की ईमानदारी और किसी कृतज्ञ मनुष्य की श्रद्धा से जन्मा था। वर्षों तक उसे जिस घर ने खाली कहा, उसी घर में वह एक ऐसे सत्य के साथ बैठी थी जिसे उसने स्वयं भी कभी खोलकर नहीं देखा था। उसे धन से अधिक पिता की दूरदृष्टि ने रुलाया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जल्दी से कागज समेटे। राघव ने बिना अनुमति के भीतर आने की कोशिश की, पर इस बार सावित्री ने दरवाजा आधा ही खोला। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में कठोर शांति थी। राघव ने कागजों की ओर देखा और पूछा कि उसमें क्या है। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता का पत्र है। राघव ने तुरंत कहा कि परिवार को दिखाना होगा। सावित्री ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि पिता ने यह पत्र मुझे लिखा था, परिवार को नहीं। यह छोटा वाक्य राघव के अहंकार पर भारी पत्थर की तरह गिरा। कुछ देर बाद अरविंद मिश्रा ने उन्हें भीतर बुलाया। मध्यम आयु के गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में व्यापारिक सतर्कता के साथ एक पुरानी थकान भी थी। उन्होंने राघव से हाथ मिलाया और सावित्री को सम्मानपूर्वक बैठने का संकेत दिया। राघव ने कागज मेज पर फैलाते हुए जल्दबाजी में कहना शुरू किया कि बाजार की मंदी अस्थायी है, पुराने ग्राहकों का भुगतान अटका है और ऋण मिलते ही शर्मा सिल्क हाउस फिर उठ खड़ा होगा। अरविंद ध्यान से सुनते रहे। सावित्री ने सिर झुकाए रखा, मानो उसके सामने रखी कलम भी उससे प्रश्न पूछ रही हो। राघव ने स्वर नरम किया। वह बोला कि मैंने बैंक में जो कहा वह बस मजाक था। तुम जानती हो मैं तनाव में था।
सावित्री ने उसे देखा और उसे लगा जैसे वह 7 वर्षों का पूरा हिसाब बिना बोले पढ़ रही हो। क्या दहेज के ताने मजाक थे? क्या उसके पिता की गरीबी पर हंसी मजाक थी? क्या संतान न होने का दोष मजाक था? उसने केवल इतना कहा कि मजाक वही होता है जिसमें दोनों लोग हंस सकें। राघव चुप हो गया। वह पहली बार समझ रहा था कि शब्द कभी कभी देर से लौटते हैं, पर लौटते अवश्य हैं। बैठक में कैलाश शर्मा बेचैनी से टहल रहे थे। कमला देवी बार बार पूछ रही थी कि कुल कितनी राशि है और क्या वह तुरंत निकाली जा सकती है। मीरा एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता और आशा के बीच अटका था। जब सावित्री बाहर आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वही स्त्री जिसे इस घर में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था, अब सबकी बातचीत का केंद्र थी। यह सम्मान नहीं था, यह आवश्यकता थी। सावित्री ने पहचान लिया कि भूखे मनुष्य की आंख और लालची मनुष्य की आंख में अंतर होता है। यहां भूख घर बचाने की नहीं, अधिकार पाने की थी। कैलाश ने बहुत संयत स्वर में कहा कि बेटी, अब जब ईश्वर ने यह मार्ग खोला है तो घर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। सावित्री ने उनके मुंह से बेटी शब्द सुना तो मन में अजीब पीड़ा हुई। इतने वर्षों में उन्होंने उसे कभी इस संबोधन से नहीं बुलाया था। आज खाते की राशि ने रिश्ते की भाषा बदल दी। उसने धीरे से पूछा कि बाबूजी, जब मुझे अपमानित किया गया तब घर का धर्म कहाँ था? कैलाश का चेहरा कस गया। कमला देवी तुरंत बोली कि पुरानी बातें भूलकर आगे देखना चाहिए। सावित्री ने सोचा कि अत्याचारी हमेशा स्मृति को दोष देते हैं। राघव ने फाइल मेज पर रखी और व्यापार की स्थिति समझाने लगा। उसने कहा कि यदि तुरंत धन न मिला तो बैंक दुकान पर कार्रवाई कर सकता है। बुनकरों का भुगतान रुका है, शोरूम बंद हो जाएगा और परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। सावित्री ने ध्यान से सुना। प्रतिष्ठा शब्द सुनते ही उसे वे क्षण याद आए जब इसी प्रतिष्ठा के नाम पर उसकी आवाज दबाई गई थी। वह समझती थी कि दुकान बंद होने से केवल शर्मा परिवार नहीं, कई गरीब कारीगर भी टूटेंगे। उसकी करुणा और उसके घाव आमने सामने बैठ गए। निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि न्याय और दया दोनों पिता की सीख में थे। कमला देवी ने अचानक रोने का अभिनय शुरू किया। वे बोली कि बहू, हमने यदि कुछ कठोर कहा भी हो तो मां समझकर भूल जाओ। घर की लक्ष्मी घर के लिए ही होती है। सावित्री को याद आया कि इसी स्त्री ने कितनी बार कहा था कि वह लक्ष्मी नहीं, मनहूस है। उसने उनकी ओर देखा, पर कटुता से नहीं। वह जानती थी कि उम्र मनुष्य को अपने आप महान नहीं बनाती, केवल चेहरा झुर्रियों से भर देती है। महानता तो भीतर की करुणा से आती है, और कमला देवी के भीतर अभी भी भय से अधिक लालच था। उस रात सावित्री ने भोजन नहीं किया। वह आंगन में तुलसी के पास बैठी रही, जहां चांदनी संगमरमर पर सफेद राख की तरह बिखरी थी। घर के भीतर सब अपने अपने हिसाब लगा रहे थे। कोई नहीं सोच रहा था कि उस धन के साथ एक पिता की स्मृति, एक स्त्री की गरिमा और कई वर्षों की पीड़ा जुड़ी है। मीरा चुपचाप उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा कि दीदी, जो सही लगे वही करना। सावित्री ने मीरा का हाथ पकड़ा। इस घर में पहली बार किसी ने उससे धन नहीं, उसका निर्णय मांगा था। अगली सुबह बैंक से अरविंद मिश्रा का फोन आया। उन्होंने कहा कि यदि वह चाहे तो पूरी फाइल पढ़ने और कानूनी स्थिति समझने के लिए शाखा में अलग समय दिया जाएगा। सावित्री ने जाने का निश्चय किया। राघव ने साथ चलने की बात कही, पर उसने शांत स्वर में कहा कि पहले मैं अकेले समझना चाहती हूं। यह सुनते ही घर में जैसे फिर आग लग गई। कमला देवी बोली कि औरत अकेली बैंक जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। सावित्री ने उत्तर दिया कि लोग तब भी देखते थे जब मुझे अपमानित किया गया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब उनके देखने से मुझे भय नहीं। बैंक में अरविंद ने उसे एक सम्मानित ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील उत्तराधिकारी की तरह बैठाया। उन्होंने दस्तावेज विस्तार से समझाए। देवेंद्र मल्होत्रा ने वर्षों पहले एक मूल धनराशि जमा की थी, जिसे सुरक्षित निवेशों में रखा गया। उसके बाद लाभांश, ब्याज और कुछ शेयरों का मूल्य बढ़ता गया। ट्रस्ट की शर्तें स्पष्ट थी कि सावित्री के जीवन में इसका उपयोग केवल उसकी स्वतंत्र इच्छा से हो सकता है। न पति का स्वतः अधिकार, न ससुराल का दावा, न किसी ऋणदाता की जबरन पकड़। सावित्री ने हर बात ध्यान से सुनी, जैसे वह पहली बार अपने नाम का अर्थ सीख रही हो। अरविंद ने उसे बताया कि देवेंद्र मल्होत्रा का परिवार अब मुंबई में रहता है, पर पुराने अभिलेखों में हरिनारायण तिवारी के बारे में विशेष टिप्पणी दर्ज है।
उसमें लिखा था कि उन्होंने दुर्घटना के बाद न केवल देवेंद्र की जान बचाई, बल्कि उनके पास रखी नकदी और आभूषण भी सुरक्षित लौटाए, जबकि वहां कोई गवाह नहीं था। सावित्री ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे पिता पर गर्व था, पर आश्चर्य नहीं। वह जानती थी कि बाबूजी भूखे रह सकते थे, पर बेईमानी की रोटी नहीं खा सकते थे। वही सत्य आज उसके जीवन में कवच बनकर लौटा था। अरविंद ने धीरे से पूछा कि क्या उस पर घर से कोई दबाव है। सावित्री ने उत्तर देने से पहले लंबी सांस ली। भारतीय घरों में दबाव हमेशा चीखकर नहीं आता। कभी वह धर्म, रिश्ते, लाज, कुलनाम और पत्नी धर्म के कपड़ों में आता है। उसने कहा कि वे चाहते हैं मैं धन परिवार को दे दूं। अरविंद ने कहा कि निर्णय उसका है, पर वे सलाह देंगे कि बिना स्वतंत्र कानूनी परामर्श और लिखित सुरक्षा के कुछ न करे। सावित्री ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके चारों ओर पहली बार नियमों की ऐसी दीवार खड़ी हो रही है जो कैद नहीं, रक्षा करती है। अरविंद ने दस्तावेज पलटे और कहा कि प्रक्रिया के अनुसार सावित्री जी की पहचान और बैंक विवरण सत्यापित करने होंगे। राघव हल्का सा हंसा। उस हंसी में प्रेम नहीं, उपहास था। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, इसके खाते में कुछ नहीं है मिश्रा जी, बस नाम भर है। शादी के बाद से मैंने ही सब संभाला है। गरीब मास्टर की बेटी थी, बैंक बैलेंस क्या होगा इसका। कमरे में एक पल के लिए हवा ठहर गई। सावित्री ने पलकों को और नीचे कर लिया, लेकिन उसके गालों पर अपमान की तपिश साफ उतर आई। बैंक से निकलते समय उसने गंगा किनारे जाने का निश्चय किया। घाट पर दोपहर की धूप थी, नावें हल्के पानी में डोल रही थीं, और पुजारी किसी परिवार का श्राद्ध करा रहा था। सावित्री सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने पिता का पत्र फिर खोला और कुछ पंक्तियां दोबारा पढ़ीं। उसमें लिखा था कि धन का उपयोग कभी अपमान का बदला लेने के लिए मत करना, पर अपमान को वैध बनाने के लिए भी मत करना। यदि दया करो तो इस तरह करो कि अन्याय मजबूत न हो। यदि इंकार करो तो इस तरह करो कि तुम्हारा मन कठोर न हो। यही कठिन धर्म है। सावित्री देर तक नदी को देखती रही। गंगा सबका मल धोती है, पर स्वयं बहना नहीं छोड़ती। उसे लगा कि उसे भी वही करना होगा। वह राघव और उसके परिवार से घृणा नहीं करना चाहती थी, पर अब उनके लालच को अपने पिता की विरासत पर बैठने नहीं दे सकती थी। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि धन का पहला उपयोग अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए होगा। उसके बाद यदि कुछ सहायता करनी हुई तो उन हाथों को दी जाएगी जो सचमुच श्रम करते हैं, न कि उन अहंकारी लोगों को जो दूसरों के श्रम पर अपना कुलनाम चमकाते हैं। शाम को हवेली लौटी तो माहौल बदला हुआ था। कमला देवी ने उसके लिए चाय बनवाई थी, जो वर्षों में पहली बार हुआ। कैलाश ने बैठने को कहा और राघव ने पूछा कि दिन कैसा रहा। यह अचानक आया व्यवहार सावित्री को चुभ गया। उसे लगा जैसे वह मनुष्य नहीं, तिजोरी की चाबी बन गई हो। उसने चाय को हाथ भी नहीं लगाया। राघव ने कहा कि हमें जल्दी निर्णय लेना होगा, बैंक के कर्ज की तारीख निकट है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि निर्णय जल्द होगा, पर अंधे होकर नहीं। अब कोई कागज बिना पढ़े हस्ताक्षरित नहीं होगा। कैलाश ने धीमे से कहा कि बहू, व्यापार केवल हमारा नहीं तुम्हारा भी है। सावित्री ने उत्तर दिया कि यदि व्यापार मेरा था तो उसके लाभ में मेरा स्थान कहाँ था। जब बुनकरों का भुगतान रुका तब मुझे हिसाब क्यों नहीं दिखाया गया। जब ऋण लिया गया तब मुझे क्यों नहीं बताया गया। अब संकट आया तो मेरे नाम की याद क्यों आई। कमरे में बैठे लोग चुप हो गए। यह प्रश्न केवल धन का नहीं था, परिवार के ढांचे का था। सावित्री का स्वर ऊंचा नहीं था, पर उसमें ऐसी नैतिक शक्ति थी कि झूठ को रास्ता नहीं मिल रहा था। राघव अचानक क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि कुछ पैसा आते ही तुम्हें घमंड हो गया है। सावित्री ने शांत आंखों से उसे देखा और कहा कि घमंड तो वह था जब तुमने बैंक में कहा कि मेरे खाते में कुछ नहीं। आज जो बोल रही हूं वह घमंड नहीं, अपनी जगह पहचानना है। राघव के पास उत्तर नहीं था। कमला देवी ने फिर कहा कि पत्नी का सब कुछ पति का होता है। सावित्री ने पिता का पत्र मेज पर रखा और बोली कि पत्नी का सम्मान पहले पति का होना चाहिए, तब उसका धन परिवार का विचार कर सकता है। शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। मीरा ने धीमे से सावित्री का हाथ दबाया। यह स्पर्श बहुत छोटा था, पर उसमें साहस का संचार था। कैलाश ने उस पत्र को देखने की इच्छा जताई, पर सावित्री ने उसे वापस उठा लिया। उसने कहा कि यह पत्र निजी है, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। मैं किसी भी निर्णय से पहले ट्रस्ट, कानूनी सलाह और व्यापार का पूरा लेखा देखूंगी।
साथ ही बुनकरों की बकाया राशि की सूची चाहिए। राघव ने आश्चर्य से पूछा कि बुनकरों से तुम्हें क्या लेना? सावित्री ने कहा कि शर्मा सिल्क हाउस का रेशम उनके हाथों से निकलता है। उनकी भूख पर खड़ी इज्जत इज्जत नहीं होती। लिफाफा खोलते समय सावित्री को लगा जैसे वह कागज नहीं, पिता की अंतिम सांसों को छू रही हो। बाहर हवेली के गलियारे में राघव और कैलाश की धीमी आवाजें उठ गिर रही थीं, मगर उसके कमरे के भीतर समय स्थिर था। पुराने कागज से कपूर और संदूक की मिलीजुली गंध आ रही थी। उसने कांपते हाथों से मोहर हटाई और भीतर से कई पन्ने निकाले। सबसे ऊपर पिता की लिखावट में उसका नाम था। सावित्री ने पहली पंक्ति पढ़ते ही आंखें बंद कर लीं, क्योंकि इतने वर्षों बाद बाबूजी फिर उससे बोल रहे थे।